हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अवनी स्टडी हब चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। मैंने आपके साथ दो सब्जेक्ट के अपने शॉर्ट नोट्स शेयर किए थे और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान वाला जो टॉपिक है ना, उसमें आपका रीट लेवल 1 और लेवल 2 में ये सेम रहने वाला है। लेवल 2 में तो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज रहेगा, बट लेवल 1 है ना, उसके लिए क्लास बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी। अभी हम टॉपिक कवर करेंगे भूगोल वाला, और भूगोल सब्जेक्ट के अंदर आप ये जितने भी टॉपिक देख रहे हो ना, भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु अववाह तंत्र, ये सारे टॉपिक वाइज आपके साथ है ना क्वेश्चन शेयर करने वाली हूं, जो कि 2025 में राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान पूर्वक टॉपिक वाइज देखना दोस्तों। थोड़ी सी ठंड ज्यादा हो रही है तो बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे, बट कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम भी हो रही है, गले में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से मैं बैठे बैठे नोट्स बना रही थी आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो अगर क्लास आपको पसंद आए ना तो एंड तक देखना, और चाहो तो 2 की स्पीड से आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने लाइव क्लास नहीं चलाई है। चाहती तो मैं लाइव चला दूंगी, है ना, लेकिन उससे क्या है ना कि बेनिफिट नहीं होता, आप भी बोर हो जाओगे। बट मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा खुद से स्पीडली बोलूं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सारे टॉपिक आप देख रहे हो ना, इसको मैं कवर करवाने वाली हूँ आपके साथ में। टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक है ना भूगोल का, वो है राजस्थान का सामान्य परिचय, या फिर आप इसे सामान्य ज्ञान के रूप में भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बना था, 2 नगर का प्राचीन नाम शेखावाटी है। वो कौन कौन से नगर थे? तो झुंझुनू, सीकर और चूरू थे। ठीक है, 2 नगर पूछा था तो झुंझुनू और चूरू दे रखे थे, बट यहाँ पर 3 नगर है, झुंझुनू, सीकर, चूरू। इनका प्राचीन नाम शेखावाटी है। ठीक है, अब आते हैं जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांडवल तुंगल। मांडवल तुंगल किसके प्राचीन नाम है? तो दोस्तों जैसलमेर के नाम है। जिले जो राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में आते हैं वो कौन से हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर ही दिया हुआ था, बट मैंने आपके लिए बांसवाड़ा भी लिख दिया। तो जो राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में आते हैं ना, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला राजस्थान का कौन सा है? तो जैसलमेर है। 3800, यहां पर देखेंगे आप 38,401 किलोमीटर है ना, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीकानेर है, तीसरे नंबर पे बाड़मेर है। क्लास अगर आपको पसंद आए ना तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। राजस्थान के नए जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, धौलपुर जो है ना 15/4/82 में बना, राजसमंद आपका 10/4/91 में, करौली जो है वो 19/7/97 में, और प्रतापगढ़ जो है 26/1/2008 में बना। तो ये नए जिले माने जाते हैं। चलिए, छठवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संभाग और जिले की बात करें तो देखो, संभाग और जिले दे रखे हैं। भरतपुर में 5 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डींग और करौली। और बीकानेर में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। जोधपुर में 8 जिले आते हैं, जोधपुर, फलौदी, बलोत्रा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर और सिरोही। उदयपुर में दोस्तों 7 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंगढ़, डूंगर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वही है जो 2025 में राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं भूगोल से, और टॉपिक वाइज है, याद रखिएगा। देखो, 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य है, याद रखिएगा। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। ठीक है, यानी कि 10 ऐसे देश हैं जिनसे राजस्थान हमारा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान 69 डिग्री 30 अंश से 78 डिग्री 17 अंश पश्चिम देशांतरों के मध्य, याद रखिएगा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि बन रहा है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869। इन दोनों के अंतर पे भी क्वेश्चन बना था, 43 किलोमीटर इनका अंतर है। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय से लगभग 2025 में जितने भी एग्जाम हुए ना, उसमें लगभग 70 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने ना कुछ क्वेश्चन मर्ज कर दिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो देखो, 9th क्वेश्चन देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%। ये इकलौता क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि मैंने इसी में मर्ज कर दिया। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, ये भी इकलौता यानी कि सिंगल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है, ये भी सिंगल क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, तो 43 किलोमीटर है, पहले भी मैंने आपको बताया था, और देखो सिंगल क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। राजस्थान कौन सा स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? राजस्थान में कौन सा स्थान? तो आपको पता है ना कि ये जो तनोट माता का मंदिर है ना, आर्मी पूछती है इसको, पाकिस्तान की सीमा पर है, बहुत निकट है ये मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर जो कि बॉर्डर फिल्म में दिखाया भी गया है। अब आता है भारत पाक सीमा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत चीन रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए हैं राजस्थान के? तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले याद रखिएगा। किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो जो आपका बीकानेर है ना उसकी है, लेकिन वर्तमान में जो 41 जिले हुए हैं ना तो फलौदी की है। बट लेकिन क्योंकि जो एग्जाम है ना आपका वो पुराने 50 की पैटर्न पे ही पूछा जा रहा है। ठीक है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, याद रखिएगा। दिशाओं में राज्य क्रमानुसार की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैंने पेंसिल से भारत का मैप बनाने की कोशिश की थी, जो कि राजस्थान बीच में है। उसके उत्तर में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो उत्तर पूर्व में हरियाणा मिलेगा, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, पूर्व में यूपी। तो एक बार मैप आप बहुत अच्छे से देख लेना।
देखो 17 क्वेश्चन है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा लगता है, ठीक है। कौन से राज्य लगते हैं उत्तर पूर्वी सीमा में? पंजाब और हरियाणा। सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में बात करें तो सबसे पहले आपका पंजाब हरियाणा है उत्तर पूर्व में, फिर उत्तर प्रदेश पूर्व में है और मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में, याद रखिएगा। राजस्थान से कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो 5 राज्य राजस्थान से लगते हैं। पहला पंजाब 89 किलोमीटर लगता है, ठीक है, 89। हरियाणा जो है 1262 किलोमीटर, यूपी 870 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 और गुजरात 1022। अब देखो यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन करके पूछा था कि सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो मध्य प्रदेश। कितना? तो 1600 किलोमीटर। करौली जिले के साथ के जिले कौन कौन से हैं? तो सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर। मैप देख के जरूर जाना, मैप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि 5 से 6 नंबर आपको मैप से ही मिल जाएंगे, क्योंकि भूगोल आपको पता है कि टोटली भूगोल जो है ना वो मैप से भी आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, देखो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% है। मैंने आपको बोला था ना, सिंगल क्वेश्चन में भी पूछा गया है। प्रशासनिक संभागों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो जोधपुर है। आप बताओ कितने जिले जोधपुर में लगते हैं? आप देखो टॉपिक 2 आता है, तो यहाँ से देखो मैंने गलत देख लिया था, तो यहाँ से देखो हमारे 23 से लगभग 30 क्वेश्चन हमारे जो है वो राजस्थान जीके से पूछे गए थे, जो भी राजस्थान में 2024 के अंदर एग्जाम हुए थे। तो ये जो रीट वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए बहुत ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखो जो पढ़ रहे हो ना वो तो पढ़ते रहना, बट एक बार इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर कर लेना। चलो टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं। भौतिक विभाजन या फिर भौगोलिक स्वरूप के नाम से आप इसे जानते हैं। कह रहा है कि कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है? तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल जो है वो कितना प्रतिशत है? तो 61 है। याद रखिएगा 61% मरुस्थल है और 40% जनता निवास करती है। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण एटलस 2016 के अनुसार 2011 से 2013 के बीच राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीकरण या भूमि अवनयन के अंतर्गत था? तो देखो उस टाइम पर कितना था? 62.90 था, लेकिन जो कि घट गया है 2024-25 में ये 61% रह गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र जिले कौन से हैं राजस्थान के? तो ये है आपके सीकर, झुंझुनू, जोधपुर। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जयपुर आता है। भारतीय बृहद मरुस्थल के भाग कौन से हैं? तो ये है आपके बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, यानी यहाँ पर बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती हैं? तो डांड कहलाती हैं, ठीक है, यानी कि झीलें मतलब जो गड्ढे में झीलें बन जाती हैं। बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप कहते हैं, तो ये बनता है अवरोधी, जिसमें अवरोधी जो बालू का स्तूप है ना वो बनता है झाड़ी, पेड़, जीव और मानव कंकालों से। अगला है ढांड संदर्भित है। देखो ऊपर पूछा गया था पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झील है तो ढांड है। अब फिर पूछा गया किसी दूसरे एग्जाम में ढांड संदर्भित है तो थार के मरुस्थल में अस्थायी झील बनने से या गड्ढे नुमा झील बनने से। लूनी बेसिन के जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जोधपुर, सिरोही, पाली, जालौर, अजमेर और बालोतरा है। क्या है ये? लूनी बेसिन के जिले हैं। लूनी नदी के बेसिन से जुड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो नागौर है, ठीक है। चलिए, लूनी बेसिन और सिखाबाटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश है, याद रखिएगा। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध नहीं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाता है। सालिसर या सालासर, जस्सूसर और मलसीसर सिखाबाटी प्रदेश में है। हनुमानगढ़ के निकट गग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पंचभद्रा खारे पानी की झील है और ये कहां पर है? लूनी बेसिन बालोतरा जिले में है। क्या है? पचभद्रा। अगला है गोडवाड़ प्रदेश वाला बेसिन कौन है? तो लूनी जवाई बेसिन है। अगला सिखाबाटी के संदर्भ में क्वेश्चन आया था, इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले और नागौर का उत्तरी भाग आता है। यहाँ लवड़ीय गर्त यानी जिनको हम रन कहते हैं पाए जाते हैं, रन या डांड भी कहते हैं, ठीक है। यह मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है। यह अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गग्गर का दुआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, कि नदियों के निक्षेपण से बना है। तो ये गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उससे बना है। कौन? तो गग्गर का दुआब मैदान, ठीक है, जहां पर क्या है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले हैं। अगला क्वेश्चन बना है अरावली पर्वत के संदर्भ में, तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के अपलेशन से की जाती है, इसीलिए इसको भारत का अपलेशन कहते हैं। और याद रखिएगा अभी अरावली पर कोई मुद्दा भी चल रहा है करंट में, उसको भी एक बार नजर डालिएगा जरूर। अरावली पर्वतमाला किन राज्य या केंद्र से गुजरती है? तो राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, इन 3 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में 550 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य अरावली श्रृंखलाओं का विस्तार है अजमेर से जयपुर। दक्षिण अरावली माउंट आबू में है, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। पठार पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पठार हम लेके जा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। उड़िया का पठार सिरोही में लगता है। उसके बाद बौराट का पठार गोगुंदा राजसमंद यानी गोगुंदा कुंभलगढ़ और राजसमंद में लगता है। नेक्स्ट है मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कि कोटा झालावाड़ के बीच में है। अगला क्वेश्चन बना था बौराट का पठार, तो इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। जरगा सर्वोच्च चोटी है इसकी। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बौराट का पठार। अब आता है अगला पूछा था
यहाँ पर आपको मेल करना था, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। मालखेत जो है ना वो उत्तर अरावली में है, जो कि उत्तर अरावली सीकर में लगता है। धोनिया डूंगर जो है वो दक्षिण अरावली में है, उदयपुर में लगता है। नाग पहाड़ आपका मध्यम अरावली में है, अजमेर में है और 795 मीटर है, ये कई बार पूछा गया है। भोजगढ़ आपका उत्तर पूर्वी अरावली में है और ये झुंझुनू में लगता है। अगला देखिए, मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? तो वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, जो कि ब्यावर अजमेर में है। मध्य अरावली की पहाड़ी नाग पहाड़ में है, अजमेर में 795 मीटर है। ये आपका मैच करने के लिए भी पूछा गया था। पर्वत शिखर जो उत्तर अरावली में है, सिरावास, बिलाली और बरवाड़ा है। रोजा भाकर पर्वत शिखर कहां पर है? तो 730 मीटर ऊंचा है, जालौर में है और मध्य अरावली में ये जालौर लगता है। भू आकृति और अवस्थिति पूछी थी, तो गिरवा उदयपुर बेसिन में है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां को कहा जाता है गिरवा। भाकर जो है सिरोही के अंदर तीव्र ढाल पहाड़ियां हैं। बोराट पर्वत जो है, बोराट पठार जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ठीक है, कितना है? 730 मीटर ऊंचा है। अब अगला आता है जरगा पर्वत है, तो उदयपुर में है, 1431 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। बर परवेरिया, शिवपुर और देवारी, ये क्या है? मध्य अरावली की दर्रे हैं। देसुरी नाल किस जिले में है? तो ये पाली जिले में है। दक्षिण अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो देखो, पहली तो गुरु शिखर है, सिरोही में 1722 मीटर है। शेर है दूसरी, सिरोही में है 1597 मीटर। दिलवाड़ा है सिरोही में ही 1442 मीटर और जरगा है उदयपुर में चौथे नंबर की 1431 मीटर, तो याद रखिएगा। अगला है भानगढ़, सिराबास, बिलाली तथा बरवाड़ा है। क्या है ये? तो भानगढ़ और सिराबास जो है ना, ये क्या है? अलवर में है, उत्तरी अरावली की चोटियां है ये। बिलाली आपकी कोटपुतली बैरोड में है और बरवाड़ा जयपुर में है। अगला दिया था पर्वतीय क्षेत्र को मैच करना था प्रमुख शिखर से। माउंट आबू में ऋषिकेश है। ठीक है, अगला जशवंतपुरा में कौन है? डोरा पर्वत है, डोरा शिखर कहिए। अगला है आपका सिवाना में नाकोड़ा है और जालौर में झारोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चोटी और स्थान को मैच करना था। शेर सिरोही में है, दूसरी चोटी है, आपको पता है, मैंने बताया अभी। ऋषिकेश भी आपकी सिरोही में है, 1017 मीटर है। अचलगढ़ आपकी सिरोही में है, कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद में है। अगला क्वेश्चन है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह हो जाएगा। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन दे रखा था उसमें ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर है। कमलनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में 1001 मीटर है, यानी कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, और देलवाड़ा जो है वो सिरोही में है 1442 मीटर। ठीक है, शिखरों का सही समूह पूछा था इसमें, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले। तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई हो गई ना, 1000 से 17 मीटर ज्यादा है ऋषिकेश सिरोही वाला। कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में 1001 मीटर है और दिलवाड़ा की पहाड़ियां जो है वो 1442 मीटर है, 1000 से ज्यादा है। अगला देखेंगे रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो ये उत्तरी अरावली में सिरोही में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़ है, जो कि कहां है? सिरोही में है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था अभी, रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के किस क्षेत्र में? उत्तरी अरावली सिरोही में। उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी सिरोही में है और कितनी है? 1055 है, याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन जो है ना वो किसी एग्जाम में राजस्थान के पूछे गए हैं, बट पूछे 2025 में ही गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथ चोटी कितनी है? 1055 है सिरोही में। ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में यानी कम से ज्यादा में लगाना था, तो यहाँ पे सबसे छोटी कमलनाथ की पहाड़ियां 1001 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर, रघुनाथगढ़ की जो चोटी है वो 1055 मीटर और धोनिया डूंगर जो है वो 1183 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अरावली का शिखर जो है वो सायरा उदयपुर में है, 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, 1722 मीटर। दूसरा कौन सा था आपका दोस्तों? वो था सैर। गुरु शिखर स्थित है सिरोही माउंट आबू में। देखो, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया था। उदयपुर राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जरगा चोटी है, जो कि उदयपुर में है, 1431 मीटर है। ठीक है, 31 मीटर अगली है और ये चौथी है, राजस्थान की चौथी बड़ी चोटी है। अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई अनुसार घटता क्रम, तो रघुनाथगढ़ 1055 है, ऋषिकेश 1017, दोनों सिरोही में है। तारागढ़ आपकी अजमेर में है 873 मीटर। उसके बाद नागपानी है जो कि उदयपुर में है 867 मीटर। अगला देखिए, मध्य अरावली की प्रमुख चोटी जो अजमेर और जयपुर के बीच में है उसे कहते हैं हम तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, तो कौन कौन है नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग? बनास बाणगंगा बेसिन है, चंबल बेसिन है और मध्य माही बेसिन है। लूनी बेसिन किसका है? तो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में है। अब नालिका अपर्दन से बना जिला यानी ग्रसित जिला कौन सा है? तो करौली है। डांड की रानी भी इसे कहा जाता है, यानी गड्ढों की नगरी है ये एक तरीके से। यहाँ बहुत सारी झीलें आपको मिल जाएंगी करौली में। छप्पन का मैदान ये क्या है? तो माई बेसिन में है और माई बेसिन में कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं? जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर यानी पूर्वी मैदानी क्षेत्र लगता है। माई बेसिन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए थे, तो ये क्षेत्र स्थानीय रूप से बागड़ के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा अपवाहित होता है। हाड़ौती के पठार के संदर्भ में क्वेश्चन बना था। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में इस पठार का हिस्सा है। और क्या है? ये पठार मालवा के पठार का ही हिस्सा है, उत्तरी भाग में है इसकी। इस पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ये पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता, दक्षिण पूर्वी पठार इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हाड़ौती से ही बना था कि हाड़ौती पठार की डंग
गंगधार उच्च भूमि के संदर्भ में बात आई थी। ये हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची, सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। ये उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है। चंबल नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। कायदे में दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, वो ज्यादा बड़ा था, भौगोलिक स्वरूप वाला, क्योंकि इसके अंदर ही कितने क्वेश्चन है, कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 के एग्जाम में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में पूछा गया था, तो ये मालवा का पठार का ही विस्तार है। यह हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर है। मुकंदरा की पहाड़ियां भी इसी प्रदेश का भाग है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित रॉकी फीचर, ये क्या है, तो डेक्कन लावा पठार की विशेषता है, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसमें से सही कथन पूछे गए थे, तो लसाड़िया पठार जैसलमेर के पूर्व में स्थित है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। मुकंदरा पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ जिले के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के कितने भूभाग पर हाड़ौती का पठार है, यानी परसेंट में, तो लगभग 6% से लेकर 6.8 था, और यहाँ पे 11% जनता निवास करती है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान आता है हाड़ौती के पठार में, जिसको हम डेक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक है, भौतिक आकृति और अवस्थिति पूछी गई। चांदवाड़ी कहाँ लगती है, मुकंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो चांदवाड़ी है। मैसा पठार चित्तौड़गढ़ किले में है, चित्तौड़गढ़ का किला इसी पर है। पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ में लगता है। शाहाबाद उच्च भूमियां 12 में लगती है। आबू सिरोही की चोटियां हैं, तो आबू सिरोही में गुरु शिखर है, दिलवाड़ा है और अचलगढ़ है। और कौन सी है, एक सैर है। ठीक है, अगला है, भौतिक आकृतियों में कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है, तो बीजासण का पठार जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, तो सबसे दक्षिण में है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन गोडवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, तो जोधपुर, पाली, जालौर। अगला क्वेश्चन, अरावली की दक्षिणी चोटियां हैं, तो अचलगढ़ सिरोही वाली और जरगा उदयपुर वाली है। जरगा क्या है, तो चौथे नंबर की बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे 2 टॉपिक से कम हमने अभी तक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, चलिए आगे चलिए टॉपिक 3 देखते हैं, राजस्थान की जलवायु, जिसको आप मानसून और जलवायु के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं कि कितने हैं। तो टॉपिक 3 से, यानी राजस्थान की जलवायु या मानसून और जलवायु से आपके कम से कम 45 राउंड क्वेश्चन पूछे गए 2025 के राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, टोटल मिला के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऋतुओं से क्वेश्चन बना था। शरद ऋतु को हम आश्विन कार्तिक में आती है, जिसको हम अक्टूबर नवंबर का महीना कहते हैं। शीत ऋतु मार्गशीर्ष पौष में आती है, या आप बताएंगे कमेंट में मार्गशीर्ष पौष को क्या कहते हैं इंग्लिश महीने में। हेमंत ऋतु में माघ फाल्गुन में आती है, यानी कि जनवरी फरवरी में, और ग्रीष्म ऋतु आपकी ज्येष्ठ में आती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं, यानी जो 30 से 50 साल तक मौसम बना रहता है उसको हम जलवायु नाम दे देते हैं। राजस्थान की जलवायु निर्धारित करता है तो कौन कौन से है, तो अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से दूरी या ऊंचाई है, भूमि संरचना है, मरुस्थल में जो हवाएं चलती हैं उसकी दिशा से, और अरावली की दूरी से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान की जलवायु की विशेषता, मार्च से मध्य जून के दौरान ग्रीष्म ऋतु आती है ना, और क्या होता है, जून से सितंबर के बीच में अधिकतम बारिश होती है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का प्रभुत्व बना रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंचाई कृषि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिगत जल का दोहन, प्राचीन जल संरक्षण विधियों का अनुरक्षण न करना। राजस्थान में वनों की कटाई के कारण इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सूखा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा मुख्य रूप से वर्षा की विफलता के कारण होता है, तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ऐसा होता है ना, तो आपके जो मानसून आता है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश आती है राजस्थान में, तो नहीं आती है या कम आती है, तो या फिर 2 धाराओं में जब ये बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पे आपके राजस्थान में सूखा पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत दिनों की मेहनत है, तब जाके मैं आपके लिए 2025 में राजस्थान के भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना वो लेके आ पाई हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो जब मैं उनको कंप्लीट कर लूंगी तो वो भी मैं आपके साथ इसी क्लास में शेयर कर दूंगी। चाहे तो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से भी वीडियो आ सकती है तो देख लेंगे वो लास्ट में जाते जाते कि क्या रहने वाला है। जिला समूह 40 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा वाले जो जिले है ना, सीकर, अजमेर और सिरोही है। 40 सेंटीमीटर मतलब 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 400 मिलीमीटर। 80 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा वाले जो जिले हैं वो आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा है। 70 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा वाले हैं बूंदी और सवाई माधोपुर। भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किन संवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है, तो देखेंगे 600 से 700 मिलीलीटर यानी कि 60 से 70 सेंटीमीटर की बारिश कहाँ होती है, तो भरतपुर, अलवर में। 60 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा वाले जिले हैं आपके जयपुर, अजमेर, राजसमंद। गर्मियों में चलने वाली गर्म, सूक्ष्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि 2 धाराओं में बढ़ जाता है। अरब सागर में जाती है धारा तो कम वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है तो ज्यादा वर्षा होती है। बटने के कारण ही क्या होता है, राजस्थान में बारिश कम होती है। अगर ये धारा ना बटे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो बारिश होती है ना, राजस्थान को भरपूर पानी मिल सकता है। अब कथन और कारण से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे कथन ये कह रहा है, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि कहने को मानसूनी पवनें बहुत ज्यादा है राजस्थान में, फिर भी बारिश कम होती है। कारण यह है कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है, तो फिर ये दोनों ही बातें सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही है। फिर किसी दूसरे एग्जाम में फिर से पूछा था, राजस्थान में मानसून की अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा होती है, या मैंने लिखवाया ना कि अरब सागर से कम वर्षा होती है, से आगे कह रहा है
है कि अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब है, जो अरावली श्रृंखला के समानांतर है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है और व्याख्या भी यहाँ बिल्कुल सही थी। दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा का आरोही क्रम यानी कि कम से ज्यादा है, तो सबसे कम होती है जालौर में 40 सेंटीमीटर, जयपुर में 60 सेंटीमीटर और कोटा में 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है? तो जून से सितंबर, यानी सितंबर को आप भाद्रपद कहते हैं, तो जून को कौन सा महीना कहते हैं हिंदी में, वो भी याद करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको ना डिटेल पता होनी चाहिए। किस कारण से राजस्थान में कम बारिश होती है? तो अभी बताया, अरावली श्रृंखलाएं मानसून हवाओं के एकदम क्या है, समानांतर स्थिति में है। ठीक है, समानांतर स्थिति में है। सामान्य वार्षिक वर्षा जिले अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम की ओर बढ़ना है, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? बांसवाड़ा में, फिर भीलवाड़ा में, फिर हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्यतः 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, तो ये है भीलवाड़ा, टोंक, दौसा। कब? तो जून महीने में, जून से सितंबर में। जिलों का वो कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य बारिश प्राप्त करता है? तो देखो, जब 60 से 75 आए तो भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, और जब 5 से यानी 50 से 60 आए तो उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर। राजस्थान जिला 70 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये झालावाड़ है, जो कि 70% से भी कम बारिश होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो राजसमंद में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगला है राजस्थान के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो माउंट आबू में बहुत बारिश होती है, सिरोही में। ठीक है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान आते हैं? तो ये पश्चिम दिशा, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ है दोस्तों? पश्चिम दिशा में। पछुआ पवनों के द्वारा आते हैं, जिनको राजस्थान में हम मावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो सामान्यतः विशेष तापमान तथा विशेषता तापमान और वर्षा के आधार पर 5 भागों में, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, अति आर्द्र या सर्वाधिक और आर्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तापमान और वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु क्षेत्र के जिले कौन कौन से हैं? तो तापमान वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु पूछा है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, माधोपुर, बूंदी, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम, मतलब राजस्थान में रीट में इससे ज्यादा बाहर कुछ पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि जितना पूरे मतलब आरएस प्री में जो पूछा गया है ना, वो भी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल है। ठीक है, किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र या नम है? तो उदयपुर, कोटा, सिरोही की है, और शुष्क जलवायु यानी सूखी जलवायु आपकी बीकानेर की है। दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु है? तो सर्वाधिक आर्द्र है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला क्षेत्र आपका दक्षिण पूर्वी भाग में आता है। मैप जरूर देख के जाइएगा। कोपेन के जल वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में आता है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। उष्ण एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु यानी BSHW निम्न में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है? तो ये पाली, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, पाली, सीकर, झुंझुनू में। कोपेन के जल वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जल वायु प्रकार पाया जाता है? तो अर्ध शुष्क प्रदेश यानी BSHW यानी पाली, सीकर, झुंझुनू में। तो क्वेश्चन देख लो आप, रिपीट होते हैं। कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जलवायु प्रदेश में है BWHW। BWHW शुष्क होती है, BSHW क्या है? अर्ध शुष्क होती है। थॉर्न वेट के अनुसार छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को दर्शाता है? तो ये राजस्थान का, मान लो कि एक मैंने नॉर्मल सा मैप बनाया है, और ये दोनों जो है ना, ये आपकी क्या है? CAW यहाँ पर क्या है? छायांकित है। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे कौन से वाले आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्यता तिथि के अनुसार है, तो ये हो जाएंगे डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चूरू। मानसून आया यहाँ से, तो सबसे पहले डूंगरपुर में बारिश होगी, फिर भीलवाड़ा में, फिर चूरू में। अगला क्वेश्चन है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु BA क्षेत्र का BSHW प्रकार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना था, तो अर्ध शुष्क होता है BSHW। अभी बताया बाड़मेर, जालौर और जोधपुर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा 90% से ज्यादा है ना? देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून कितना पानी लाता है? 90%। 10% मावट लाती है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि पछुआ पवने है, पाकिस्तान से आती है। अगला है आपका कोपेन के अनुसार राजस्थान के कौन से जल प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु या स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। ये कहां लगती है? तो कमेंट करके आप बताइए। लगती है आपकी बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से लास्ट है, मानसून के मौसम जून सितंबर से 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा गुजरती है, तो सीकर, झुंझुनू से। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, अराउंड 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में राजस्थान के किसी भी एग्जाम को मिलाकर, तो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिए थे क्वेश्चन की वजह से 38 आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए। अब बढ़ते हैं दोस्तों 4th टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका राजस्थान की मिट्टियां, मृदाएं और मृदा संरक्षण के नाम से आप इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइए बात करते हैं मृदा के प्रकार और क्षेत्र दे रखे हैं। मरु मृदा जो है वो जैसलमेर में मिलती है। जलोढ़ मृदा जयपुर और अलवर में मिलती है। लैटेराइट मृदा आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलती है। काली मृदा आपको बूंदी और हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको अलग से ना भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। रेट लेवल 1 वालों के लिए तो कम से कम आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका लेवल जो है ना वो 3rd ग्रेड है, और 3rd ग्रेड का जो एग्जाम मैंने देखा हुआ है ना,
वो बहुत ज्यादा नॉर्मल आता है। अगर आप ज्यादा पीएचडी लेवल वाली किताबें पढ़ने लगेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो पहले आप वो क्वेश्चंस करिए जो 2025 में सब्जेक्ट वाइज वो क्वेश्चन कर लीजिए जो पूछे गए हैं, क्योंकि इससे ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चाहो तो आप आजमा के देख लो। अगला देखो, लवणीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के जालौर और बाड़मेर में लवणीय यानी नमक युक्त मृदा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के संदर्भ में यानी विशेषता क्या है? तो ये मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, ये अधिक लवणता रखती है, नमकीन होती है, नमक होता है इसमें, ये मिट्टी अम्लीयता होती है। ठीक है, ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पे? जालौर बाड़मेर में। ये पानी को अवशोषित और धारण नहीं कर पाती है, इसके कण मोटे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्यासी मिट्टी कहते हैं। पानी डालो तो इसमें ये दलदली भूमि नहीं होगी, कैसी हो जाएगी? जल्दी से सूख जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी मिट्टी जो कम उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान की किस भाग में है? तो पश्चिमी भाग में है। हम क्या बात कर रहे थे? तो लवणीय मृदा की ही बात कर रहे हैं। जालौर बाड़मेर में जो मृदा है ये कैसी है? कम उपजाऊ है। ठीक है, जिस मिट्टी में लवणता ज्यादा होती है उस मिट्टी में उपजाऊ वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं होती। कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। कथन 1 कह रहा है रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही। ऊपर मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन के माध्यम से शेयर किया है। कथन 2 कह रहा है रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता की कमी होती है और लवणता अधिक रहती है। दोनों कथन बिल्कुल सही थे। अगला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है सेम। रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में तक सीमित है? तो जैसलमेर तक। लास्ट आपको जैसलमेर तक मिलेगी। और वैसे आपको रेगिस्तानी मिट्टी जो है ना वो आपको कहा, देखो रेगिस्तानी मिट्टी कहां पे मिल रही है आपको? जालौर बाड़मेर में, लेकिन लास्ट आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कांटेदार हो जाती हैं। जैसे आपने कैक्टस वगैरह देखे होंगे तो उनकी जो पत्तियां वो कांटेदार हो जाती हैं। दोस्तों इस टॉपिक से भी कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि मैंने मर्ज करके 39 राउंड कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी मृदा के संदर्भ में लाल लोमी मृदा या लेटेराइट मृदा के संबंध में क्वेश्चन बना था। तो लाल लोमी मृदा या लेटेराइट मृदा, इस मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और ये कहां पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, यानी हाड़ौती वाले क्षेत्र में। ये मृदा अधिकांशतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है और इसमें मक्का, चावल और गन्ना की अच्छी फसल होती है। अगला क्वेश्चन है, विशेषता सूक्ष्म मृदा की। तो रंग में लाल से भूरी होती है, लवणीय प्रकृति होती है, बलुई बनावट होती है, ह्यूमस नहीं होता, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। तो ये सूक्ष्म मृदा कौन सी होती है? लेटेराइट या लोमी मृदा ही होती है, याद रखिएगा। अगला मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में है, तो अभी बताया मैंने मरुस्थलीय मृदा या सूक्ष्म मृदा है या लेटेराइट मृदा है। ठीक है, भारत में कौन सी मृदाओं को लोकप्रिय रूप जिसे फूलती सिकुड़ती मृदाओं के नाम से जाना जाता है? तो काली कपास मृदा है, याद रखिएगा। भारत में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, काली कपास मृदा। काली मिट्टी के संदर्भ में बात करें तो ये दोमट मिट्टी है, बर्टिसोल मृदा है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां में मिलती है। इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यह हाड़ौती के क्षेत्र में मिलती है। ये मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में मिलती है। तो हाड़ौती का क्षेत्र जो है ना दक्षिण पूर्वी वाला है। ठीक है, मैंने से पहले दक्षिण वाला इलाका आपको हाड़ौती बोला था, वो नहीं है, प्रॉपर दक्षिण वाला इलाका नहीं है, बट दक्षिण पूर्वी इलाका आपका हाड़ौती क्षेत्र में आता है, डेक्कन के क्षेत्र में। यह चीका प्रधान मिट्टी होती है। ये गन्ना और धनिया जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए भी अच्छी होती है। देखो मृदा का प्रकार और जिला दे रखा है। रिवेरिना जो मृदा है ना वो गंगानगर में मिलती है। जिप्सोफेरम जो है जिप्सोफेरस जो है बीकानेर में। लाल लोम मृदा जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अभी पड़ा था, लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं इसे। पर्वतीय मृदा आपको कोटा और फलौदी क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल पीली मृदा की विशेषता से क्वेश्चन बना था। इसमें चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ये मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नागौर तथा पाली की मुख्य मृदा का प्रकार है। तो पीली भूरी रेतीली मृदा है और यही मृदा अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर में भी मिलती है। ठीक है, अगला है नॉन कैल्सिक भूरी मृदा वाले जिले हैं नागौर, सीकर, अलवर और जयपुर। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में क्वेश्चन बना था विशेषता के लिए। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी कपास, सरसों, तंबाकू के लिए उपयुक्त है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोह तत्व से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी, दोमट और कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। रेतीली बालू मृदा के संदर्भ में आया था क्वेश्चन। लवणों का उच्च प्रतिशत इसमें होता है, यानी अम्लीयता ज्यादा होती है और उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है, क्योंकि जिसके अंदर लवण ज्यादा होगा उसका क्षारीय मान यानी कि पीएच मान कम होता है। अगला देखेंगे, मिट्टी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाई जाती है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी और अजमेर शामिल है। तो ये रेतीली बालू मिट्टी है, 2/3 भाग पर लगभग पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? तो लोहा, फास्फोरस, चूना होता है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? ये उपजाऊ मृदा है, बलुई मिश्रण होता है, इसमें रंग हल्का भूरा लाल होता है, चूना और लोहा मिलता है। गेहूं, सरसों, कपास का उत्पादन होता है, नदियों द्वारा लाई जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान जैसे भरतपुर, डोलपुर में मिलती है। अगला देखिए, जयपुर डोसा अलवर की मृदा है, अल्फीसोल्स, यानी कि जलोढ़ मृदा को अल्फीसोल्स कहते हैं इंग्लिश में। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र की मृदा है एंटीसोल्स, सूखे क्षेत्रों में एंटीसोल्स मिलती है। लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलती है। राजस्थान में पीली भूरी मृदा क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर है। अरावली क्षेत्र की दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों की मृदा है लाल, दक्षिण में लाल मृदा और पूर्वी पहाड़ियों की काली मृदा है। कौन सा उपाय मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है? तो रेतीली और क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग करो, वन संरक्षण करो, नए चरागाह क्षेत्रों का विकास किया जाए, अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पट्टियां विकसित की जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार कारक
कारक है वनोन्मूलन, जल का अतिदोहन कर रहे हो, अतिचारण कर रहे हो, बालू का स्तूपों का अस्थायीकरण कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है उच्च तापमान व न्यून वर्षा का होना और जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण रोकने के तरीके हैं जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, हरित पट्टी द्वारा पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकना, है ना। और क्या है स्थानीय वृक्ष किस्मों की व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, जल और मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्मों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हो तो मरुस्थलीकरण को आप राजस्थान में रोक सकते हो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जा सकता है, वृक्षारोपण के माध्यम से और संरक्षण करके। जिप्सीफेरस मृदा वाला जिला है आपका बीकानेर। राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम काली मृदा पाई जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। एरिडोसोल मृदा यानी अर्ध सूक्ष्म मृदा किन जिलों में मिलती है, चूरू, झुंझुनू, नागौर, कुचामन, जालौर और आपकी जोधपुर, पाली में। देखो अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। नदियां अरब सागरी तंत्र का भाग है, तो साबरमती नदी है अरब सागर की और माही नदी है, याद रखिएगा। वो नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है और नदी अरब सागर के गिरने के रास्ते में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कच्छ की खाड़ी में लूनी गिरती है और खंबात की खाड़ी में माही गिरती है, याद रखिएगा। राजस्थान में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार अब रोही क्रम में ज्यादा से कम क्यों ले जाना था, तो ट्रिक है इसकी बलूचमा यानी बनास है, फिर लूनी है, चंबल है, माही है। ये कैसे गिरती है आपकी, तो ये नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम है, ठीक है। ज्यादा आपको पानी मिलता है बनास से, फिर लूनी से, फिर चंबल से, फिर माही से। माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में जाती है, तो खंबात की खाड़ी में। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी है, तो सोम नदी है। दाईं ये है, बाईं ये है। बाईं नदी है अनास, अरण और तापस, ठीक है। और दाईं तरफ से इराहू, कीरू, सोन, जाखम और एरू है। आपको बता दूं इस टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनको शॉर्ट करके 45 अराउंड मैंने किया है। अगला देखिए राजस्थान की निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो पार्वती, माही और काली सिंध कहां से आती है, मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा अभी इस पर। माही नदी किस स्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश के मिंडा ग्राम पंचायत से निकलती है, याद रखिएगा। देखिए सिंगल क्वेश्चन बना। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण, मोरेन, चाप किसकी सहायक नदियां हैं, तो अभी मैंने आपको पिछली पेज पे बताया था माही नदी की है। कहां पर है ये, हरण, मोरेन, चाप, इराऊ, ये कहां पर है, दाईं ओर से है, ठीक है। वैसे यहाँ पर दाईं बाईं और नहीं पूछा गया है, सिर्फ सहायक नदियां पूछा गया है, लेकिन कभी कभी आपसे बढ़ जाता है, दाईं और बाईं में भी पूछता है, इसीलिए ज्यादा गौर करना है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है, तो अजमेर के नाग पहाड़ से। देखो अभी मुझे पढ़ाते हुए ना आपके साथ 30 मिनट हो चुके हैं स्पीड देने के बाद। स्पीड से पहले 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना अपने दोस्तों में। लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, इसके बाद मैं खुद अपना पढ़ूंगी। लूनी नदी अंततः निम्न में से किसमें जाकर मिलती है, तो कच्छ के रण, गुजरात में मिलती है। लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो दक्षिण पूर्वी थार रेगिस्तान से, ठीक है। दक्षिण पूर्वी थार रेगिस्तान में कौन कौन सा आता है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, जालौर और बालोतरा जिले आते हैं। लूनी के दाहिने तट की सहायक नदी है जोजड़ी, एकमात्र नदी है कोडलू गांव में, ठीक है। तो लूनी के दाहिने तट की सहायक नदी एकमात्र है जोजड़ी, ठीक है। हतमती, बाकल, मेशवा और याजम सहायक नदियां हैं साबरमती की। साबरमती की सहायक नदी है माजम या याजम, ठीक है, याजम या माजम। साबरमती का उद्गम होता है उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है, तो चंबल से। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल, 1051 किलोमीटर है और 12मासी है, 322 मीटर आपकी चंबल में है, ठीक है। अगला सॉरी राजस्थान में है। विलास तथा लासी सहायक नदियां हैं। पार्वती नदी की कहां से निकलती है, पार्वती तो अभी बताया मैंने मध्य प्रदेश से। चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, बामनी है। बाएं किनारे की सहायक नदी चंबल की बामनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी काली सिंध की सहायक है, तो परवन है, निवास है, आहू है, चंद्रभागा, उजाड़ है। कौन सी नदी घड़ियाल और मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास स्थल है, तो चंबल है। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है, तो बैरो का मठ से निकलती है बनास नदी। नदी बेसिन अपने 10 उपबेसिनों के लिए जाना जाता है, कौन है, बनास। तो लूनी की कितने बेसिन है, 12 उपबेसिन है और चंबल के 7, माही के 6 है। बनास की सहायक नदियां हैं कोठारी, बेड़च, मोरेल, ढूंढ। खारी नदी के संदर्भ में कुछ विशेषताएं हैं। ये राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। बनास नदी की सहायक नदी है, इसकी कुल लगभग लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर। अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में करती है बनास, 512 मीटर, यानी राजस्थान से निकलती है राजस्थान में खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे नदी है, सहायक नदी है बनास, मोरेल की है। बनास की मोरेल सहायक नदी है, लूनी की बांडी है, माही की जाखम है और चंबल की काली सिंध है, याद रखिएगा। अगला देखिए, बनास नदी की दाहिने तट की सहायक है, तो बेड़च है। जयपुर जिले के विराटनगर में वराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिल जाती है, बाणगंगा नदी है। नदी उत्पत्ति स्थल दिए हुए हैं रूपनगर, रूपनगढ़ में अजमेर पहाड़ियों से निकलती है। सोता नदी बैराट पहाड़ियों से, कांतली, खंडेला पहाड़ियों से और रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से। अगला देखिए, गग्गर नदी किस पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती है, हिमाचल में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में और फिर आती है राजस्थान में। 3 राज्यों को क्रॉस करके गग्गर नदी राजस्थान में आती है। गग्गर नदी किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है, तो कम वर्षा होने पर भटनेर के मैदान में खत्म हो जाती है। नदी अंतरदेशीय जल यानी आंतरिक प्रवाह प्रणाली से संबंधित है, तो सावी जयपुर की नदी है। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, तो बनास, मेनाल और बेड़च को संगम कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। और भी नदियां हैं, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। उसमें तो क्वेश्चन यही था कि 3 नदियों, इनमें से 3 नदियों के कौन से संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं, तो बनास, मेनाल और बेड़च को। कौन सी गंभीर की सहायक नदी है, सेसा। नदी बेसिन थे और नदी थी। चंबल बेसिन में कोठारी नदी है, माही बेसिन में अनास है, बनास बेसिन की नदी आप बताओ, और लूनी बेसिन में सागी और बांडी है। अगला क्वेश्चन है, नदी है, सहायक नदी है, माही की, अनास है,
ठीक है, माही की अनास है, यहाँ पे भी देखा माही की अनास है, काली सिंध की निवाज है, पार्वती की अहेली है और बेड़च की गंभीरी है। ठीक है, बनास बेसिन में अभी भी पेंडिंग है, बताओ आप कमेंट करके। जिला है, नदी है, उदयपुर से सोम तथा जाकब निकलती है, बूंदी से कुराल निकलती है, भरतपुर से गंभीरी तथा पार्वती निकलती है, अलवर से साबी तथा रूपारेल निकलती है। अगला है नदी और उद्गम है, काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से होता है, कांतली का खंडेला की पहाड़ियों से, लूनी का नाग पहाड़ से, बाणगंगा का वैराट की पहाड़ियों से। दूसरी तरफ दूसरा क्वेश्चन पूछा था, नदी और सहायक नदी, काली सिंध की परवन है, लूनी की सागी है ना, लूनी की सागी है, और साबी किसकी है, अभी मैंने आपको बताया था, अलवर की साबी है, माही की अनास है और बनास की ढूंढ है। ठीक है, बनास की ढूंढ है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में आप बनास बेसिन में ढूंढ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर क्या क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम विंध्याचल यानी कि मध्य प्रदेश से होता है, तो पार्वती निकलती है। और कौन सी निकलती है, दो नदियां मैंने आपको बताई थी जो निकलती हैं, तो वो आप बताओगे। ठीक है, काली सिंध भी निकलती है। ठीक है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना की। नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है, लूणी नदी है। राजस्थान के मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाद क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बढ़ने से घटते हुए, तो बलूचमा है, बनास, लूणी, चंबल, माही याद रखिएगा। नदियां भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती हैं, बनास तथा मोरेल है। लूणी नदी के जल प्रदूषण का कारण डंगाई तथा छपाई है। तो टॉपिक नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब राजस्थान के प्रमुख बांध से भी कुछ क्वेश्चन बने थे, लगभग 20 क्वेश्चन आपके बने थे। तो देखो, नंद समंद बांध राजस्थान में किस नदी पर निर्मित किया है, तो बनास नदी पर। राजसमंद की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। बांध जो उदयपुर क्षेत्र में स्थित है, बड़गांव बांध है, बागोलिया बांध है, फतेह सागर बांध है, ये बांध आपके बेड़च नदी पर स्थित है। अगला है हमजा खेरी बांध, आपका शिवनी नदी प्रतापगढ़ में है। उर्मिला सागर बांध पार्वती नदी डोलपुर राम सागर बांध पर है। मासी बांध आपका मासी नदी टोंक में है। मेजा बांध आपका कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बांध है आपके राणा प्रताप सागर बांध चूलिया। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है, कौन, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, सबसे बड़ा है राजस्थान का। जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस गांव में है, तो बोराबास में है। 1999 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, बोराबास आपका कोटा में है। विसलपुर बांध आपका बनास नदी टोंक में है। इश्रदा बांध आपका टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध है, तो नेवता बांध है, याद रखिएगा। माही बजाज सागर बांध आपका बोरखेड़ा में है, बांसवाड़ा में, सबसे लंबा बांध है और 3109 मीटर है। ठीक है, मीटर है और विद्युत उत्पादन करता है 640 मेगावाट। नौनेरा जो कि नवनेरा भी कहलाता है, बांध है आपका काली सिंध पर कोटा में। पांचना बांध आपका करौली में, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध से संबंधित नदी है भद्रावती, मांची, बरखेड़ा, अटाप और विसावट। इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है, तो जवाहर सागर बांध। राजस्थान में 4 बांध हैं, कौन कौन से, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है चंबल परियोजना के तहत। ठीक है, जवाहर सागर है, कोटा विराज है। राजस्थान में सिंचाई परियोजना बांध और जिला, तो गारीन बांध झालावाड़ में है, बीसलपुर बांध टोंक में, जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में, जसवंत सागर बांध जोधपुर में। सिंचाई परियोजना और नदी से क्वेश्चन बना, सिद्धमुख जो है वो रावी ब्यास में है, मेजा बांध कोठारी पर है, कोठारी नदी पर, बीसलपुर आपका बनास में है, जवाहर सागर चंबल में है। 7वां टॉपिक स्टार्ट होता है राजस्थान की झीलें। इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, समथिंग 20 से 25 के अराउंड। जयसमंद झील के संबंध में पूछा गया था, तो इसकी विशेषताएं हैं, इस झील में सबसे बड़े टापू को बापा का बागड़ा, सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। 7 टापू बने हुए हैं। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरों का निर्माण किया गया है। ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील को ढेवर झील भी कहते हैं। तो जयसमंद झील के बारे में इतनी सारी चीजें पूछी गई थी। देखो, उसी में से अगला क्वेश्चन बना था, ढेवर झील के नाम से जानते हैं जयसमंद झील को, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी, 1685 से 91 में इसका निर्माण कराया। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है, जो कि कृत्रिम भी है, जयसमंद है, ढेवर झील है। देखो, तीनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ, महाराणा लाखा के समय पर। राजस्थान की वो विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, राजसमंद झील है ना। मेवाड़ का रत्न भी से कहते हैं, 1945 से 48 का जो द्वितीय विश्व युद्ध था तब इसमें यूज किया गया था। ठीक है, राजस्थान की निम्नलिखित झील तीर्थराज पवित्र झील के नाम से प्रसिद्ध है, तो पवित्र झील तीर्थराज कहते हैं पुष्कर झील को। झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है, पुष्कर झील है। ठीक है, सम्राट ने 1637 में आना सागर झील की पैविलियन या बारादरी का निर्माण करवाया था। बारादरी कहते हैं 5 छतरियों से बना संगमरमर का होता है, शाहजहां ने करवाया था। कब, 1637 में। वरुण सागर झील नाम मिला फॉय सागर झील को मिला है। नक्की झील माउंट आबू में, सिरोही में है, गहरी भी है, बहुत ज्यादा 1200 मीटर है। देवताओं ने इसे नाखून से खोदकर बनाया, इसीलिए इसको नक्की झील कहते हैं। झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा, फॉय सागर अजमेर में है, मांडल ताल आपका भीलवाड़ा में, फतेह सागर उदयपुर में और गैव सागर डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में है, तो सांबर झील है, जयपुर में है, खारे पानी की झील है सांबर झील, याद है ना। सागर है और जिले हैं, जैत सागर बूंदी में है, बिलास बारा में, राम सागर डोलपुर में और बांकली जालोर में। सागर और जिला से क्वेश्चन बना अगले एग्जाम में। उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है, सूर सागर बीकानेर में, कनक सागर बूंदी में, गैव सागर डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन फिर बना जिला और झीलों से। बूंदी में भीमताल जेत सागर है, डोलपुर में तालाब शाही है, जालौर में जय सागर है, दौसा में झिलमिली है,
झालावाड़ में भीम सागर है, जोधपुर में बालसमंद, टोंक में मोती सागर। फिर क्वेश्चन बना झील और जिला से, तो झील है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, उम्मेद सागर भीलवाड़ा में, कायलाना जोधपुर में और तालाब शाही धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है झीलें पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो सिलीसेड अलवर में है, फाई सागर अजमेर वरुण सागर के नाम से जानी जाती है। अब कायलाना जोधपुर में और गढ़ीसर जैसलमेर में, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। झीलें और उनका स्थान है, पिछोला झील उदयपुर से, आना सागर अजमेर से, सांबर झील जो है वो आपका जयपुर में, ताल छापर चूरू में है। अगला है झील स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई, वो है अलवर में सिलीसेड झील है। अगला है सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, जयपुर में, राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी है। पहली कौन है? उड़ीसा की चिल्का झील है जो कि खारे पानी की है। जयपुर से उद्गमित होकर कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो मैनथा नदी गिरती है। जिला और झीलों का युग्म था, जयपुर में गलता रामगढ़ और झील है, उदयपुर में फतेह सागर जयसमंद है, ठीक है। उसके बाद बीकानेर में अनूप सागर गजनेर है, टोंक में टोडी सागर है, जैसलमेर में भुज झील है। 8वां टॉपिक स्टार्ट होता है सिंचाई परियोजना। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जानते हैं? तो राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी मत समझ लेना, राजेंद्र सिंह है ये। राजस्थान में कृषि में जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो स्प्रिंकलर, जिसको हम बूंद बूंद पद्धति कहते हैं, ठीक है। छिड़काव पद्धति भी आप इसे कह सकते हैं, फव्वारा भी कह सकते हैं। सर्वाधिक सिंचाई लगभग 70% किससे की जाती है? कुओं और नलकूपों से। कुओं से 20% और नलकूपों से 49%। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में कहाँ है? तो कोटा में है और स्थापना 1984 में हुई थी इसकी। बहुउद्देश्य यानी जल विद्युत और सिंचाई बांध है आपके माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है, सबसे लंबा है, 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन है झालावाड़ में। प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जाखम है और ये जाखम बांध 81 मीटर है। जवाई बांध किस जिले में है? पाली में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के जयपुर, ब्यावर, अजमेर और टोंक क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है, तो बीसलपुर परियोजना है, बनास नदी के संगम पर है। सबसे बड़ी परियोजना जो कि पेयजल है वो बीसलपुर परियोजना ही है। अराउंड इससे भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं 2025 में राजस्थान के एग्जाम में। काली तीर लिफ्ट परियोजना चंबल नदी धौलपुर में है। राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, 2016 से शुरू की गई है, 27/1/2016 से। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से 2017 से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जनवरी 2025 पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। लिंग परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राम जल सेतु लिंग परियोजना यानी RSLP कर दिया गया है, राम जल सेतु लिंग परियोजना। सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर है? तो पाली में, सुकड़ी नदी पर। अब अगला है यहाँ पे सिंचाई परियोजना और जिला, तो सिंचाई परियोजना में परवन में झालावाड़ में है, परवन झालावाड़ में, काली तीर धौलपुर में है, लहासी जो है बारा में और तकली कोटा में। सिंचाई परियोजना अवस्थित जिले में है, तो छापी झालावाड़ में चल रही है, ठीक है, बिलास बारा में, अडवाना जो है भीलवाड़ा में और सावन भादो कोटा में सॉरी। ग्रामीण राजस्थान में लघु जल संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना है। कब से चलाई जा रही है? 2016 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से। 1/4/2020 से 50-50 है भारत और विश्व बैंक इसमें, अटल भूजल योजना में। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान 45%, गुजरात 55%, लेकिन विद्युत उत्पादन का 100% लाभ आपका राजस्थान को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लाभ जो है वो बांसवाड़ा को मिलेगा। राजस्थान की कृषिगत सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सिंचाई के स्रोत और अंदाजित शुद्ध सिंचित क्षेत्र, तो देखो खुले कुएं 24.17% है 2022-23 के अकॉर्डिंग। ट्यूबवेल जो है 49.94, नहरें जो है 23.05 और टैंक जो है 0.43। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप, ट्यूबवेल है 49.94%, ठीक है। लगभग 50% हम इसे मान लेते हैं। तो देखो सबसे कम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके टॉपिक 9 यानी राजस्थान की नहरों से पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी परियोजना की एक लिफ्ट नहर है, तो चौधरी कुंभाराम नहर है, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू को पीने का पानी यहीं से मिलता है। कहां से? इंदिरा गांधी परियोजना से। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी में बदलाव लाने वाली परियोजना इंदिरा गांधी नहर ही है। राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। गंग नहर में सिंचाई करने वाले जिले हैं श्रीगंगानगर है। अगला क्वेश्चन बना था सिंचाई परियोजना और जिला से, सिद्धमुख है हनुमानगढ़ चूरू है ना, जाखम जो है सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ में है, यमुना लिंग नहर भरतपुर में और बीसलपुर टोंक में। बीसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीक ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन संसाधनों का निर्माण किया, जिन्हें कहा जाता है खड़ीन। बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के नाम से भी जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? तो सागरमल गोपाल शाखा है, ठीक है। सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है नर्मदा नहर में और 4 राज्यों को मिलता है संयुक्त रूप से परियोजना है ये, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की।
अगला टॉपिक है 10वां वन संपदा। 41 अराउंड क्वेश्चन मैंने मर्ज करके बनाए हैं, बट 45 अराउंड 50 अराउंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्न में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो चूरू तथा हनुमानगढ़ है। कितना पूछ रहा है? सबसे कम कुल वनावरण, तो चूरू और हनुमानगढ़ में सबसे कम क्या है? वन क्षेत्र है। भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023 के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह विभाजित के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम था? चूरू, जोधपुर और नागौर में था। ठीक है। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 24-25 के अनुसार निम्न में से किसमें कुल वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और अलवर में। ठीक है। वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? तो प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा है। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उदयपुर में, याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रतापगढ़ में था। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है 0.037 हेक्टेयर। सबसे कम वनावरण चूरू, क्षेत्रफल की दृष्टि से चूरू में सबसे कम वनावरण चूरू, और आपका कहां पर है? सबसे ऊपर ही बताया मैंने, हनुमानगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वन क्षेत्र लगभग कितना है? तो 9.34% क्षेत्र पर वन है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में के 3 जिले हैं, उदयपुर, बारां, करौली। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र RFA राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 9.64% है। याद रखिएगा, 34 और 64 में अंतर समझ लीजिए। राज्य का वन क्षेत्र लगभग टोटल वन क्षेत्र की बात है 9.34। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 2023 के अकॉर्डिंग दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है 9.64। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो रक्षित वन है ना। लकड़ी काटना, पशु चराना यहाँ पे प्रतिबंधित होता है। ओरण क्या है? पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है। तल्लीनाथ ओरण देवता है इसके। ठीक है। तल्लीनाथ जी ओरण देवता है। वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 23-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है? तो 6.5 से लेकर 6.62। प्रतिबंधन इस पे नहीं होता है कुछ भी। आप यहाँ पे अपने पशुओं को चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान की वन श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय जिले में आरक्षित अधिकतम वास्तविक क्षेत्र रिपोर्ट किया गया, तो सबसे ज्यादा उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, अलवर में। नेक्स्ट है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत भाग आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है 37%। धामण और सेवण घास क्या है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में पाई जाती हैं। मिश्रित पतझड़ी वन के संदर्भ में आया था। ये वन सामान्यतः उदयपुर में तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्यतः ढोकड़ा, गूलर, आम, पलाश, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। राजस्थान में मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकड़ा वन किसका हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन का है। जिलों में सागवान प्रमुखता से मिलता है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको सागवान मिल जाता है। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में केवल माउंट आबू के चारों ओर सिरोही में ही मिलते हैं उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है, तो उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन या फिर सदाबहार वन। राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों, तो खैर वन जिनसे कत्था बनता है। राजस्थान की वन स्थिति और वनस्पति का उपयोग की बात करें तो यहाँ पर सालर वृक्ष से पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए, जैसे माचिस के डिब्बे बनाए जाते हैं। खेजड़ी से राजस्थान का अधिक उपयोगी वृक्ष है। इस खेजड़ी की फलियों से सब्जी बनती है। दामड़ जो है डेयरी पशु की पौष्टिक घास होती है, और सागवान की लकड़ी से कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं। अगला देखिए, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूखी परिपक्व फलियां जिन्हें स्थानीय रूप से खूब खा जाता है में मीठा गूदा होता है, और ये खाने योग्य भी होती है, और स्थानीय बच्चों द्वारा काफी पसंद की जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्रमुख पेड़ है। इसे वर्ष 1982-83 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। पानी की कमी में भी हो जाता है, हरी रहने पर ही सब्जी बनती है, सूखने पर ये बीज बोने के काम आती है। अगला है, राजस्थान में कत्था निकालते हैं खैर से। राजस्थान में नहीं, हर भारत के हर स्टेट में जहाँ भी कत्था होता है, उसी वो कत्था जो है वो खैर से निकलता है। तेंदू के वन है, तो पूरे भारत में तेंदू के वन से बीड़ी बनती है, जिसको टिबड़ू भी कहा जाता है। बूंदी, उदयपुर, कोटा, बारां बीड़ी बनती है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में बीड़ी बनती है तेंदू या टिबड़ू के पत्तों से। कमरों को ठंडा और प्राकृतिक सुगंधित रखने वाली खास है आपकी वेटेबर खस। डींग भरतपुर, डींग और सवाई माधोपुर में मिलती है। साथ ही साथ शरबत और क्या बनाने, हाथ के पंखे बनाने के काम आती है। राजस्थान में राज्य वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना FRFBDP किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? तो फ्रांस के है ना। AFD 13 जिलों में राज्य वानिकी जैव विविधता परियोजना आ जाए तो जायका जापान की सदस्यता से सहायता से की जा रही है। जायका यानी राष्ट्रीय वानिकी जैव विविधता परियोजना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान सरकार ने वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वानिकी पुरस्कार शुरू किया। पुरस्कार की पहचान है, दूसरा राजश्री पुरस्कार कहा जाता, वानिकी पंडित पुरस्कार है ये। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय यानी DOECC स्थापित हुआ 2019 में। कहां पे? राजस्थान में। एक अभिगम जिसमें राज्य वन विभाग, वन सरकार, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन है और इसमें 15 मार्च 1991 से शुरू हुआ। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान का गठन 1959 में हुआ। काजरी का और अफ्रीका हुआ 1987 में। कई बार पूछा गया है, लेकिन 2025 में केवल एक ही बार पूछा गया है। ठीक है। पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज अथर्ववेद में भूमि सूक्त के नाम से मिलता है। ठीक है। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना 2019 में हुई थी। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे दिन और तिथि है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को। खेजड़ी पेड़ वाले वन है आपके उष्णकटिबंधीय बंदी कांटेदार वन को हम खेजड़ी पेड़ वाला वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्थान पार्क और शहर काजरी जोधपुर में है, फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में है, RFWTI आपका कहां है? जयपुर में और SKRA कहां है? बीकानेर में। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन माउंट आबू सिरोही में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का क्षेत्र था 100% में से 56.43 या 56.51 दोनों में जो भी होगा वही आंसर होगा। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 11 अभ्यारण्य। राजस्थान में सबसे पुराना या पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। भारतीय बाघों का घर है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर में है। 1955 में स्थापना हुई। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1/11/1980 में इसको घोषित किया गया। क्या? तो बताइए आप क्या घोषित किया गया था? राज्य में 1950 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा पक्षियों की प्रजनन स्थली है, एकमात्र अभ्यारण्य विश्व धरोहर सूची में शामिल है राजस्थान का। राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। ज्यादातर ये मेघालय और दार्जिलिंग के जंगलों में मिलता है। अगला देखो, राष्ट्रीय उद्यान एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल राज्य राजस्थान में ही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? तो 1985 में किया। राष्ट्रीय उत्तर प्रवासी राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है केवलादेव। ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर यहाँ पर देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति दी गई थी। सवाई मानसिंह कहाँ है? सवाई माधोपुर में। शेरगढ़ है बारा में, पैसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। भैरवदेव डाकव अभ्यारण्य आपका अलवर में, स्थानीय लोगों ने स्वयं इसे घोषित कर दिया है अभ्यारण्य। चुरूवाला अभ्यारण्य तालछापर काले हिरणों के लिए फेमस है। सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन विहार रामसागर ढोलपुर में है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य आपका अजमेर राजसमंद पाली ब्यावर राजस्थान राजसमंद पाली में है। ठीक है, ये दोनों रिपीटेड हो गए। भरतपुर में वन्यजीव अभ्यारण्य बंद बैरठा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य स्थान दिए हैं, बंद बैरठा भरतपुर में अभी ऊपर पड़ा, वन विहार ढोलपुर में है, बसीब चित्तौड़गढ़ में और जयसमंद उदयपुर में है। जब मैं आपके साथ एक क्लास शेयर कर रही हूँ ना, कम से कम यार आप यकीन नहीं करोगे 4 से 5 बार लाइट चली गई है, बट मैं टस से मस नहीं हो रही, क्योंकि यार मैं चाहती हूँ कि इस बार आपको ना रीट मेंस में सीट जरूर मिले, मुझे भी मिले, आपको भी मिले, हम सबको मिले और सबके पास 2026 में नौकरी हो, क्योंकि विदाउट नौकरी पैसा नहीं और बिना पैसे की जिंदगी नहीं। ठीक है। ढोलपुर में स्थित अभ्यारण्य आपका रामसागर अभ्यारण्य है। वन विहार अभ्यारण्य ढोलपुर में है। जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माउंट आबू है। अभेड़ा जैविक उद्यान राजस्थान के जिले में स्थित है, तो कोटा जिले में। मचिया जैविक उद्यान राजस्थान जोधपुर में है। बायोलॉजिकल पार्क है नाहरगढ़ सज्जनगढ़ जोधपुर में। अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य खेजड़ली जोधपुर में है। संरक्षित क्षेत्र और जिले की बात करें तो गंगा भैरव घाटी आपके अजमेर जिले में, अमरक महादेव उदयपुर में, बालेश्वर सीकर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। संरक्षित क्षेत्र 2023 के अनुसार और जिला है तो रनखाल जो है जालौर में है, मनसा माता झुंझुनू में है, सोरसन आपका बारा में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। मनसा माता संरक्षण रिजर्व अभी बताया आपको झुंझुनू में है। मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित बाघ दर्रा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। प्रोजेक्ट लेपर्ड पहला अभ्यारण्य झालाना जयपुर में है। अब आते हैं जिला और वन्यजीव शुभंकर, तो डूंगरपुर का शुभंकर जांगिल है, बीकानेर का भट्ट तीतर है, टोंक का हंस है, अलवर का सांबर है। अगला चलिए, बटरफ्लाई पार्क पहला अंबेरी में है उदयपुर में। ग्रेट इंडियन बस्टर परियोजना सबसे पहले शुरू किया गया डेजर्ट नेशनल पार्क में 2013 में गोडावण संरक्षण के लिए। वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र तालछापर चूरू में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष है 1972। अगला चलिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम पड़ गया है नया, उत्तराखंड भारत का पहला है ये। चौथा बाघ अभ्यारण्य और एक पारिस्थितिकी गलियारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, 52 है ये, और बूंदी कोटा में है ये, भारत का 52 है। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान का चौथा अभ्यारण्य लेकिन 52 है आपका भारत का। राजस्थान में पशु शुभंकर और जिला की बात करें लोमड़ी बाड़मेर की है, सांबर अलवर का है, मोर भीलवाड़ा का, बाघ सवाई माधोपुर का है। राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति देखिए, सरिस्का अलवर में है, रामसागर ढोलपुर में है। ठीक है। नाहरगढ़ जो है जयपुर में है और जयसमंद उदयपुर में है। संरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति देखिए, बालेश्वर नीम के थाना में है, अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर में है, महाशीर उदयपुर में है, गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति सुगंधा माता है ना, सुगंधा माता जालौर सिरोही में है। कुर्जा आपकी फलौदी में है। भीड़ भतेश्वर
फतेहपुर ये सीकर में है, बालेश्वर नीम का थाना सीकर में है। 39 संरक्षित क्षेत्र है राजस्थान में। 38वां बुचारामीन जयपुर में, 39वां मोकला पारेवर में है, ठीक है, मोकला पारेवर जैसलमेर में है। अगला देखिए संरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति, उम्मेदगंज कोटा में है, रणखार आपका जालौर में, खीचन फलौदी में और बालेश्वर नीम के थाना में। तो यहाँ पर हमने 11 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं 12वें टॉपिक, आगे बात करते हैं दोस्तों 12वें टॉपिक पर। 12वां टॉपिक है आपका राजस्थान में खनिज। इससे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन बने थे। इस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन बने हैं ना 2025 में राजस्थान के एग्जाम्स में, वो लगभग 55 अराउंड बने हैं, बट मर्ज करने के बाद 48 अराउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और इस क्लास को मैराथन के तौर पे ही लेना, ठीक है। चलिए, राजस्थान की खनन एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड नाम है। कौन सी है खनन एजेंसी? है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। भारत का राज्य खनिजों का संग्रहालय कौन है? तो भारत का कौन सा राज्य जो खनिजों का संग्रहालय वो आपका राजस्थान ही है। 81 प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं और इसको हम खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। और 58 प्रकार के जो खनिज है ना उनका उत्खनन भी किया जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है। खनिजों के प्रकार यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अगर उत्खनन या उत्पादन में बात आए तो 58 प्रकार के दूसरे नंबर पर है। धात्विक खनिजों का समूह कौन सा होता है? तो लोहा, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, जस्ता, मैग्नीज। ये क्या है आपके? ये आपके धात्विक होते हैं, जो कि बार बार हम यूज करते हैं। आप देखते हो ना, आप लोहा, सोना, चांदी इन सबको बार बार यूज कर सकते हो। तो धातु होती है जिनका यूज आप जो है वो बार बार कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अधात्विक खनिज राजस्थान में कौन से हैं? तो कैल्साइट मिलता है, एल्सपार, संगमरमर, चूना पत्थर, एस्मेटॉस मिलता है। अब ये अधात्विक क्या होता है? तो धातु से नहीं बनते हैं और बड़े बड़े कारखानों में इनका यूज होता है, ठीक है। लोहा अयस्क के खनन क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो पुरवनेड़ा है, पुनवड़ेरा जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और नीमला, नीमला, दावला और थूर हुंडेर ये कहां पर है? तीनों के तीनों आपके उदयपुर में। किसके लिए? तो लोहा अयस्क के लिए ये खनन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खनिज है और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। सीसा और जस्ता आपका राजस्थान के आगूचा में मिलता है और आगूचा आपके गुलाबपुरा में लगता है। लोहा अयस्क मैंने अभी आपको बताया था कहां पे मिलता है? पूर्वनेड़ा में मिलता है जो कि भीलवाड़ा में है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी। नीमला है, डावला है, थूर हुंडेर है, ठीक है। तांबा जो है वो आपका खोदरीवा में मिलता है। मैग्नीज आपका कालाखूंटा में मिलता है और अभ्रक जो है वो नाथ की नेरी भीलवाड़ा में मिलता है। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूंटा, कांसला, नरडिया, घाटियां क्षेत्र डैश खनिज के भंडारों के जाने जाते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके मैग्नीज। मैग्नीज आपको कहां मिलता है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है ना कालाखूंटा, तो कालाखूंटा कहां पर है? बांसवाड़ा के जिले सिवानिया, कालाखूंटा, कांसला, नारडिया। यहाँ पे क्या मिलता है? आपका मैग्नीज मिलता है। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां कहां होता है? तो नागौर के डेगाना में होता है, सिरोही में होता है, पाली के बीजापुर नानक शहर में होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयपुर मुख्य रूप से उत्पादन स्थापना हुई थी। उदयपुर मुख्य रूप से उत्पादन स्थापना करता है जिंक स्मेल्टर का, ठीक है, उदयपुर में होता है। सीसा जस्ता में राजस्थान पहला है भारत में, और ये जिंक और जस्ता है ना, इसी को दोनों को मिला के क्या स्मेल्टर है ना, उदयपुर में है। और सीसा जस्ता में राजस्थान का पहला स्थान है भारत में, याद रखिएगा। खेतड़ी, सिंघाड़ा, खोदरीवा अभी देखो ऊपर आया भी था, मैग्नीज के लिए फेमस है। मैग्नीज के लिए आपका कौन है? सॉरी, तांबे के लिए खोदरीवा फेमस है, ऊपर आया था। तो यहाँ पे भी पूछा गया था कि खेतड़ी, सिंघाड़ा, खोदरीवा, अकवाली, गोलिया और हनोतिया निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबे के लिए है। ऊपर भी अभी मैंने आपको बताया था कि तांबे के लिए है। तो इस तरीके से भी देखो मैचिंग करने के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही साथ वही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में क्या है? सिंगुलर भी पूछा गया, मतलब सिंगल में भी पूछा गया है। तो खेतड़ी, सिंघाड़ा आपके झुंझुनू में लगेगा, खोदरीवा अलवर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र है, किसकी है ये? तो जयपुर में बंजारी और लक्ष्मी में खनन होता है अभ्रक का। अगला है राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक कौन कौन से? तो भीलवाड़ा में नाथ की नेरी है, अजमेर में कला टंकारा है, और जयपुर में बंजारी लक्ष्मी है, टोंक में बरला मानखंड और जो राजसमंद है, ठीक है। ये आपके प्रमुख अभ्रक उत्पादक है। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ से जयपुर से बंजारी लक्ष्मी, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना था कि जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। और बाकी आपकी भीलवाड़ा में नाथ की नेरी हो गई, अजमेर में कला टंकारा हो गई और टोंक में बरला मानखंड हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे भी अलग से भी पूछा गया था कि अभ्रक मैचिंग करने के लिए तो नाथ की नेरी, भीलवाड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो मतलब ये लगा लीजिए कि आप एक अच्छी पोस्ट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आरएस में पूछा गया है, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप तो फिर भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पर कितना इजी वे में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किया तो उसकी क्लासेस भी आप करते रहना, क्योंकि अभी संभव नहीं है कि आप नोट्स पढ़ो, ठीक है। तो नोट्स में ज्यादा से ज्यादा आप 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज वो पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ में पीवाईक्यूज लगा लीजिए, जितने साल के आप लगा सकते हैं, जितनी बार पेपर हुआ है उतनी बार के तो कम से कम लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो सबसे ज्यादा बीकानेर में, नागौर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में और फिर गंगानगर में। अगला एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार है, सर्वाधिक पाइराइट उत्पादन जिला आपका सीकर है, जहां पाइराइट को क्या कहते हैं? झूठा सोना भी कहा जाता है। अब देखिए मैच करने के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मैंने मैच कर रखा है। टंगस्टन जो खनिज है ना, ये देवा का बेरा में, सिरोही में मिलता है। तांबड़ा गार्नेट जो है वो जनकपुरा, कुशलपुरा, टोंक में मिलता है। एस्बेस्टस ये आपका ऋषभ देव जी उदयपुर में मिलता है। पन्ना इस्मेराल्ड ये आपका गोगुंदा में मिलता है। और मैग्नीज आपका कालाकुंटा राजसमंद में मिलता है, ठीक है। ये आपसे अलग से भी पूछा गया था, अभी पीछे ही मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं, तो पन्ना, काला गुमान अभी मैंने आपको बताया, काला गुमान राजसमंद में और काला खूंटा भी, ठीक है, याद रखिएगा। और तीखी क्षेत्र का उदयपुर में है। अगला इंद्रधनुषी रंग का संगमरमर कहां मिलता है? तो घाघरा गांव पाली में मिलता है। हरा संगमरमर जो है वो ऋषभ देव केसरिया जी उदयपुर में मिलता है। सफेद संगमरमर आपको मकराना में मिलेगा। काला संगमरमर बैसराना जयपुर में। गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर में, और पीला संगमरमर आपको जैसलमेर में मिलेगा। बालू का पत्थर का उत्पादक जिला कौन सा है? बालू का पत्थर को सैंडस्टोन कहा जाता है। ये डांग क्षेत्र में लाल पत्थर मिलता है, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा स्टोन मिलता है, जोधपुर में बादामी पत्थर, अलवर में सलेटी पत्थर मिलता है, ठीक है। अब अगला आता है लिग्नाइट संसाधन है, तो लिग्नाइट कोयले के लिए लगाया जाता है। कपूरड़ी में कोयला मिलता है लिग्नाइट वाला, मेरता और पलाना में मिलता है, और कसनऊ में मिलता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम भंडार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बाड़मेर है, बीकानेर में और जैसलमेर में। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम भंडार की बात कर रहा है, कहां पे? राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला है, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? तो जुलाई 2008 में हुआ। बेसिन एक पेट्रोलीफेरस बेसिन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो बीकानेर नागौर बेसिन में आता है, जैसलमेर बेसिन विंध्यन बेसिन है और बाड़मेर सांचौर बेसिन है। यानी टोटल मिला के बेसिन एक जो पेट्रोलीफेरस बेसिन है ना, उसमें 4 बेसिन आपके आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, विंध्यन बेसिन और बाड़मेर सांचौर बेसिन। अगला है, विजया तथा शक्ति विजया तथा शक्ति तेल कुएं स्थित है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में। अगला है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल दोनों अलग अलग हैं एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम हुआ है? तो 74% और 26%। 74% कौन है? एचपीसीएल और 26% कौन है? राजस्थान सरकार है। एसबीएस खदानें कहां पे हैं? अर्जुनपुरा जो कि अजमेर में लगता है और पीप्रदा जो कि डूंगरपुर में लगता है। जो अर्जुनपुरा और पीप्रदा है ना, एसबीएस की खदानें मिलती है, अर्जुनपुरा अजमेर में और पीप्रदा आपका डूंगरपुर में है। रॉक फॉस्फेट खनन क्षेत्र है, रॉक फॉस्फेट का मतलब है जहां पे लवणीय जमीन को उर्वर बनाने के काम आता है रॉक फॉस्फेट। ये मिलता है डाकन कोटरा में, वरमानिया में, मटून में। और ये जो डाकन कोटरा है आपका उदयपुर में है, वरमानिया जैसलमेर में, मटून जो है उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो रॉक फॉस्फेट जैसलमेर के है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, खनिज और खनन जमाव क्षेत्र आपको बताने हैं। तांबा आपको विदासर चूरू में मिलता है, मैग्नीज आपको काचला बांसवाड़ा में मिलता है, मैग्नीज आपको काचला बांसवाड़ा में मिलेगा, लोहा अयस्क नीमला डोसा में मिलेगा, बताया था मैंने। अगला है सीसा और जस्ता, आप बताएंगे, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और लोहा जो है वो आपका इंद्रगढ़ बूंदी में मिलेगा। तो सीसा और जस्ता आपको देखिए यहाँ पे भी पूछा गया था, मैच करने के लिए सीसा और जस्ता आपका आगूचा गुलाबपुरा में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी क्षेत्र कौन कौन सा है? तो कपूरडी अरमानिया है, ये दोनों बाड़मेर में है, पलाना केसर देसर ये बीकानेर में है, तो दोनों ही यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी मिलती है। अगला है, खनिज और खनन क्षेत्र है, अभ्रक के लिए शंकरबाड़ा टोंक का प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट आपको डाकन कोटरा उदयपुर में मिलेगा, फेल्सफार गुजरबाड़ा में मिलेगा, जिप्सम आपको कवास कुरला में मिलेगा, अभ्रक आपको नाथ की नेरी भीलवाड़ा में मिलेगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको देख पा रहे होंगे। खनिज और खनन क्षेत्र है, लोहा अयस्क आपको नाथरा की पाल उदयपुर में मिलेगा, सीसा और जस्ता आपको जावर खनन उदयपुर में मिलेगा, और एक और जगह भी मैंने आपको बताई थी, 3 बार 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैग्नीज जो है वो आपको तिम्मा मोरी बांसवाड़ा में मिलेगा, तांबा आपको मंधान झुंझुनू में मिलेगा। फिर बना क्वेश्चन खनिज और खनन क्षेत्र का, तांबा आपको कोलीहान मदान पुतानिया झुंझुनू में मिलेगा। देखो यहाँ पे ऊपर भी आप देख रहे हो ना, तांबा मदान झुंझुनू में है, कोलीहान मदान पुतानिया झुंझुनू में है। सीसा और जस्ता, तो सीसा और जस्ता आपसे यहाँ भी पूछा है, जावर खनन उदयपुर में है। ठीक है, सीसा और जस्ता जो है राजपुरा दरीवा राजसमंद में भी मिलता है। मैग्नीज आपको काला खूंटा बांसवाड़ा में मिलता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे भी है, मैग्नीज आपको तिम्मा मोरी बांसवाड़ा में भी मिलता है, लोहा अयस्क आपको रायसल दोसा में मिलता है ना, और क्या है, लोहा अयस्क आपको नाथरा की पाल उदयपुर में भी मिलता है। अगला फिर से क्वेश्चन देखिए, खनिज और खनन क्षेत्र है, कैल्साइट आपको बेल का पहाड़ सिरोही में मिलता है, वराइट्स आपको रेल पातलिया उदयपुर में मिलता है, फ्लोराइट आपको मांडो की पाल डूंगरपुर में मिलेगा, रॉक फॉस्फेट आपको राम का मुन्ना बांसवाड़ा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खनन क्षेत्र है, खनिज है, अकवाली और सतकुई आपको तांबा के लिए फेमस है, झुंझुनू में है, रामपुरा आगूचा आपका सीसा जस्ता के लिए फेमस है, जगपुरा भूकिया सोना के लिए फेमस है, माडो लोहारिया जो है फ्लोराइट डूंगरपुर में है, फ्लोराइट के लिए फेमस है, माडो लोहारिया, सवला लोहारिया आपकी लाइमस्टोन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्साइट का भंडारण किस स्थान पर पाया जाता है? तो आगे भी आया था क्वेश्चन, कैल्साइट से सिरोही में है, बलका पहाड़ में और उदयपुर में भी है। फिर क्वेश्चन खनिज है, खनिज क्षेत्र है, रॉक फॉस्फेट आपको अडुका अडवाणी अलवर में मिलेगा, एस्बेस्टॉस आपको खेरवाड़ा उदयपुर में मिलता है, अभ्रक आपको नाथ की नेरी भीलवाड़ा में मिलेगा, जिप्सम आपको जामसर बीकानेर में मिलेगा। अगला फिर से क्वेश्चन बना खनिज और खनन क्षेत्र से, पन्ना आपको काला गुमान राजसमंद में मिलेगा, फ्लोराइट आपको दोस्तों मांडो की पाल डूंगरपुर में मिलेगा, लिग्नाइट आपको कपूरड़ी जालीवा बाड़मेर में मिलेगा, रॉक फॉस्फेट आपको झामरकोटरा उदयपुर में मिलेगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियर संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल मिलते हैं ऋषभ देव जी केसरिया उदयपुर में, जामडोली तथा उमरेन खनन क्षेत्र आपको वराइट्स के लिए फेमस है, और जामडोली आपका कहां है? अलवर में लगता है। खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। किसमें? खनिज उत्पादन मूल्य में। तो देखो यहाँ पे किसमें कितनी है? तो 81 किस्में पाई जाती है खनिज उत्पादन में, है ना, तो नंबर 1 पे है। लेकिन जो मिले है ना, मतलब कि इनको मतलब मिले जो है वो 60 से 65 है, और दूसरी चीज उत्पादन 58 में है, तो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, सबसे पहले कौन है? तो आप देखेंगे कि झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पर देखिए इसमें पहले नंबर पर है राजस्थान, पहले नंबर पे राजस्थान है, और यहाँ पर पहले नंबर पर कौन है? जो 60 से 65 है वो, उसमें पहले नंबर पर झारखंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है? तो जस्ता और सीसा का उत्पादन केवल और केवल राजस्थान में होता है। राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खनिज लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत है? तो बलुआ पत्थर है, बजरी है, बाल क्ले है। उत्तरी राजस्थान में स्थित खेतड़ी किन खनिज निक्षेपों के लिए है? तो तांबा झुंझुनू में है, और इसको क्या कहते हैं? खेतड़ी को, झुंझुनू को तांबा नगरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, पायराइट जो है वो सलादीपुरा सीकर में है, वराइट आपके बालूपुरा में है, तांबड़ा आपका जनकपुरा टोंक में, और पन्ना कालागुमान राजसमंद में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नागौर पेट्रोलीफेरस बेसिन जिले में कौन कौन है? तो चूरू है, बीकानेर नागौर है, गंगानगर हनुमानगढ़ है। अगला है, राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, अकवाली खाने झुंझुनू में है, मनान पहाड़िया झुंझुनू में है, दरीवा पहाड़िया तांबे के लिए फेमस है, कहां पे? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, सिलिका सैंड जो है वो आपकी मुद गुदहा बीकानेर में है, सिलिका सैंड। घिया पत्थर आपको अलीपुरा सलूंबर में मिलेगा, सिलिसियस अर्थ ये आपको मंडाई धारवी खुर्द में मिलेगा, रॉक फॉस्फेट मटून ढोल की पाल में मिलेगा।
तो 12वां टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है टॉपिक नंबर 13, जिसमें हम राजस्थान के उद्योग से आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUP-22 लागू हुई थी 13 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना दोनों है। राजस्थान MSME नीति 2024 किस दिनांक को लागू हुई? तो दोस्तों 31 मार्च 2019 को लागू हुई थी। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, 19 को लागू हुई थी, याद रखिएगा। अगला है राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादों में निम्न जिले एवं उत्पादित उत्पादों के जोड़ों में से कौन सा सही है? तो जोधपुर में क्या है? फर्नीचर और हस्तकला के उत्पाद मिलते हैं। नागौर में क्या फेमस है? आप कमेंट करके बताएंगे। बाड़मेर में कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं फेमस है। दौसा जो है वो दरी गलीचे पत्थर उत्पाद के लिए फेमस है और सोजन पाली जो है वो मेहंदी के लिए फेमस है। अगला देखिए, एक जिला एक उत्पादक स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद एवं जिले के नाम है। कास्ट हस्तकला उत्पाद आपको झुंझुनू में मिलेगा, यानी लकड़ी के द्वारा जो हस्तकला उत्पादित किए जाते हैं। फर्नीचर हस्तकला उत्पाद जोधपुर में, ब्लू पॉटरी जयपुर में, मोजड़ी की जूतियां जो है जालौर से मिलती हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद है? तो सरसों का तेल है। उद्योग टॉपिक से भी आपके लगभग 50 से 55 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित रूप करता है? तो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है। 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में निम्न से कौन सी आती है? तो रत्न एवं आभूषण आता है, कपड़ा आता है, इंजीनियरिंग का सामान आता है। अगला देखिए, 2023-24 में राजस्थान से निर्यात किए गए करोड़ रुपए में उत्पाद घटते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग खरीदा है, दूसरे नंबर पर रत्न एवं आभूषण खरीदा, लोहा अलोहा धातुएं खरीदी है, कपड़ा खरीदा है और सबसे कम हमने हस्तशिल्प खरीदा है। अगला देखिए, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज अधिनियम पारित हुआ था, 2015 में पारित हुआ। पार्क जोन रिको यानी RIICO रिको द्वारा राजस्थान में विकसित हुआ कब? तो ये हो जाएगा आपका, है ना, तो विकसित हुआ। तो देखो जो 4 पार्क है यहाँ पे, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपका बोरनाडा जोधपुर अलवर में भी है, ठीक है, बोरनाडा अलवर में भी है और जोधपुर में भी है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क आपका जम्बारामगढ़ जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन आपका कुसकेड़ा भिवाड़ी में है, ठीक है। उद्योग विहार आपका गंगानगर में है और हैरानपुर कोटा में है, ठीक। अगला देखिए, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क यानी कि कास्ट पार्क की स्थापना लालसोट दौसा में की गई है। 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्क को या जोन एवं पार्क को जोन को स्थापित करने वाले स्थान है, जैसे सिरेमिक पार्क आपका सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है, स्टोन पार्क आपका बूंदी में, फार्मा पार्क दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क आपका सांगानेर जयपुर में है। ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क आपका पहले भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको ने स्थापित किया तो कहां? बोरवाड़ा जोधपुर में, अलवर में भी है। मसाला पार्क है आपका रामपुरा भाटिया मैथानिया में जोधपुर में है, पहला है ये, और रामगंज मंडी में कोटा में दूसरा है। तो 2 ही है मसाला पार्क आपके। कहां है? तो रामपुरा भाटिया मथानिया में है जो कि जोधपुर में पहला है, और रामगंज मंडी कोटा में जो कि दूसरा है। रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है बोरनाडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड पार्क जो है वो जमबारागढ़ जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन आपका कुसकेड़ा भिवाड़ी में है और जापानी जोन आपका नीमराणा में है। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई भी स्थित है कहां पे? तो फ्रेंच की भिवाड़ी में स्थित है। ये क्या है? सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री है, फ्रेंच वाली भिवाड़ी में। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के जिले में स्थित है, तो ये पाली में स्थित है। पार्क है, स्थान है। इंटीग्रेटेड पार्क जो है वो जमबारामगढ़ जयपुर में है। जेम बोर्ड्स जो है आपका सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है। एग्रो फूड पार्क आपका बोरानाडा जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क आपका खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में है। अगला देखिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अंतरदेशीय कंटेनर डिपो है, तो 4 डिपो है राजस्थान में। मानसरोवर जयपुर में है, खेतलतेजाड़ा आपका भिवाड़ी में है, वासने आपका जोधपुर में और एक भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन अगला देखिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड RSIC के सूक्ष्म बंदरगाहों इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है, तो भीलवाड़ा। अगला देखिए, सीमेंट उद्योग है अवस्थिति है। मंगलम सीमेंट आपको मोडक में मिलेगा, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में, JK लक्ष्मी सीमेंट आपको सिरोही में, बिनानी सीमेंट निगम नीमका थाना में। फिर अगला है सीमेंट प्लांट और जिला है श्रीराम सीमेंट का प्लांट आपको कोटा में मिलेगा। ACC सीमेंट आपको लाखेरी बूंदी में मिलेगा। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में और JK लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। ये देखो यहाँ पे भी पूछा गया था, JK लक्ष्मी सीमेंट आपका कहां है? तो सिरोही में है, ठीक है। अगला देखेंगे, मंगलम सीमेंट लिमिटेड, ये कहा है? मोडक कोटा में। तो अलग से भी पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछा गया है। मंगलम सीमेंट आपका मोडक कोटा में है। अगला देखिए, सीमेंट उद्योग का जिला है बिड़ला व्हाइट सीमेंट आपका कहा है? नागौर में। फिर तीसरी बार भी मंगलम सीमेंट पूछा, कोटा में है, कोटा के मोडक में। राजश्री सीमेंट पूछा है आपसे, ये कहा है? नागौर में। ACC सीमेंट आपका बूंदी में है और अभी भी पूछा था ACC सीमेंट लाखेरी बूंदी में है। तो अगला देखिए, सूती वस्त्र मिल से क्वेश्चन आए थे। मेवाड़ टेक्सटाइल निगम लिमिटेड, ये कहां पर है? तो ये आपकी मिल भीलवाड़ा में 1938 में है। श्री उम्मेद मिल जो है पाली में है। राज टेक्सटाइल मिल जो है भवानी मंडी में है। शार्दुल टेक्स आपकी कहां पर है? टेक्सटाइल श्री गंगानगर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र उद्योग स्थित है जालोर भीलवाड़ा और ब्यावर में। अगला क्वेश्चन है फिर से सूती वस्त्र उद्योग, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में 1938 में, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी में, एडवर्ड मिल ब्यावर में, शार्दुल टेक्सटाइल मिल जो है वो श्री गंगानगर में है। ऊनी वस्त्र मिल आई थी स्टेट वुलन मिल जो है बीकानेर में है। बटेड स्पिनिंग मिल जो है चूरू में, बस्टेड स्पिनिंग मिल आपकी लाडनू में है। और विदेशी आयात निर्यात सबसे ज्यादा आपका कोटा से होता है, उनका कोटा से होता है विदेशी आयात निर्यात। चीनी मिल में डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी का मतलब होता है शराब बनाने का कारखाना, तो चीनी मिल के साथ डिस्टिलरी है आपकी गंगानगर शुगर मिल में। अगला देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विनिर्माण निगम
RSIMDC से कब अलग हुआ? तो 1969 में स्थापना हुई और 1980 में ये अलग हो गए। निगम राजस्थलीय आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तु का विपणन करता है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसी को करता है। राजस्थान में ग्रामीण गैर कृषि विभाग अभियान रूडा निम्न में से किस उपक्षेत्र में अपनी गतिविधियां करती है? तो इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी रूडा की, और ये चमड़ा, ऊन और वस्त्र, लघु खनिज में अपना योगदान देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण गैर कृषि एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई। इसका उद्देश्य है शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। अगला देखिए, उद्योग या स्थिति है। चंबल फर्टिलाइजर आपकी गड़ेपान कोटा में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट आपका अलवर में है। कैप्स्टन मीटर आपका जयपुर में और राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी में। अगला देखिए, राजस्थान में सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार निकाय रिको है। राजसिको नहीं है, रिको है, ठीक है। एग्रो फूड पार्क है अलवर में, ये आपका मैचिंग करने में भी पूछा गया था। राजस्थान की महत्वपूर्ण सूती वस्त्र मिल है कृष्णा मिल्स लिमिटेड, स्थापना 1879 में हुई, दामोदर दास राठी ने की, ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण योजना PMFME के तहत एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो अमरूद को चुना गया है। रिको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनाया? जोधपुर में बनाया। देखो तीसरी चौथी बार पूछा मेडिकल, याद रखिएगा मेडटेक मेडिकल डिवाइस, ठीक है। अगला देखिए, उद्योग या स्थिति है। JK टायर्स आपकी राजसमंद में है। विवाद शुगर निगम लिमिटेड आपकी भोपाल सागर में है। वेस्टेज स्पिनिंग चूरू में है और श्री सीमेंट आपका व्यावर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र रिको द्वारा कहां विकसित हुआ? निमराना में जापानी औद्योगिक पार्क किया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसके? जायका, ठीक है। रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज बनाया, कहां पे है? तो जयपुर में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब लागू हुई? 17 सितंबर 2022 जारी हुई और 31 मार्च 26 तक प्रभावी रहेगी। सूती वस्त्र उद्योग का स्थान है। राज टेक्सटाइल आपको भिवानी मंडी में मिलेगी। आदित्य मिल्स किशनगढ़ में, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में 1938 में, शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड श्रीगंगानगर में है। रिको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकास तीवरी जोधपुर में है। राजस्थान में JETRO जापानी वायु व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र निमराना में बनाया था। अगला देखिए, 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न थी, तो अभियांत्रिकी वस्तुएं जिन्हें हम इंजीनियरिंग वस्तुएं भी कहते हैं। अब आता है परियोजना पार्क स्थान। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क आपका बोरानाडा जोधपुर में, अलवर में भी है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क आपका जंबा रामगढ़ जयपुर में। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क आपका तीवरी जोधपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क खुसखेड़ा खेतल तेजाड़ा में है, ठीक है। भिवाड़ी भी मिलता है, खेतल तेजाड़ा भी मिलता है। तो देखो ये वाले रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अगर अपनी क्लास में क्वेश्चन कर लिए ना, तो भूगोल से आए हुए मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान में कृषि, और ये 14 टॉपिक है, इसमें भी 45 से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में आते हैं? तो अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित वंशी सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित क्षेत्र वंशी जो है वो आपका सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आते हैं। राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना तथा तिल है। कहां पे उगती है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में। अजमेर राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है? तो अर्ध सूक्ष्म पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और इसमें अजमेर के अलावा ब्यावर, टोंक, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा और डोसा आते हैं। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2022-23 में देश में किस फसल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 90% से ज्यादा रहा? तो ग्वार की फली में, ठीक है। सबसे ज्यादा बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में और फिर रन्नागौर में। कृषि जलवायु प्रदेश 3B में जिले हैं कितने? तो 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, और जिले हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर क्षेत्र राजस्थान के किस कृषि जलवायु का हिस्सा है? तो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारह कृषि जलवायु क्षेत्र है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान हाड़ौती क्षेत्र में। कृषि जलवायु में धान प्रमुख फसल है, तो धान चावल को कहते हैं। मक्का, ज्वार, उड़द, गेहूं, चना ये भी है। इसके अलावा आर्द्र दक्षिणी मैदान है में कौन कौन से जो जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र है आपका उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। उदयपुर के अलावा कौन से जिले? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना कहां पे है? 12 में। राजस्थान की जायद फसल मार्च से जून में बोई जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान यानी हॉर्टिकल्चर का बीकानेर में 1993 में स्थापना हुई। अब आते हैं उद्यानिकी की फसल उत्कृष्टता केंद्र। बस्ती में अनार के लिए फेमस है। सगरा भोज का आपका खजूर जैसलमेर में है। देवड़ा बास जो है अमरूद के लिए टोंक में, और खेमड़ी आम के लिए धौलपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में है? तो बांसवाड़ा में, उदयपुर में भी है। चंबल 65, सोनेरा, शरबती और कोहिनूर किसमें किसकी है? गेहूं की। और भी है सोनालिका, राहत, सुनहरी 1482 और मंगला ये भी है। रबी फसल 22-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम की ओर जाना है। सबसे ज्यादा आपके हनुमानगढ़ में गेहूं हुआ था 2022-23 में, फिर गंगानगर में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी और फिर अलवर में। चावल उगाया जाता है, गंगानगर में उगाया जाता है, धान का कटोरा कहते हैं। शुगर मिल भी है यहाँ पर, नोट लिखकर लिखेंगे। जैसलमेर में चावल नहीं उगाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, माही और बनास बेसिन की सर्वाधिक फसल में क्या होता है? तो मक्का होता है। दक्षिण पूर्वी भाग में होता है ये माही और बनास बेसिन। दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले आते हैं। सरसों का उत्पादक क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी भी है और उत्तर पूर्वी भी है। राजस्थान सरसों का प्रदेश कहलाता है, पहला स्थान भारत में रखता है। भरतपुर, अलवर, गंगानगर, टोंक में सरसों का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। अगला देखिए, 21-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान था 38.98% था। RHB 30, RCB2 राज 171 मोती फसल की संकर किस्में है? तो ये बाजरा की है। अगला देखिए, किस्म और फसल दे रखी है गेहूं की किस्में राजस्थान 377, 3077 मंगला है और भी है।
शरबती वगैरह भी है, मक्का की माही धवल है, बाजरा की राज 171, मोती RHB 30, RCB 20 है, चावल की माही सुगंधा है। अगला देखिए 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान था पहला। तिलहन मतलब जिनसे तेल निकाला जाता है। सरसों उत्पादक जिले हैं उत्तर पूर्वी जिले श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, और सोयाबीन में पहला नंबर महाराष्ट्र का है, तीसरा नंबर राजस्थान का है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में क्या होती है? सोयाबीन होती है। अगला देखेंगे नीचे भारत में 21-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, तो चना में तीसरा स्थान, ज्वार में तीसरा, मूंगफली में दूसरा, सोयाबीन में तीसरा स्थान। एक तरफ फसल है, 22-23 में राजस्थान का भारत में स्थान है, ठीक है। तो बाजरा में पहले नंबर पर, मूंगफली में दूसरे नंबर पर, देखो यहां भी पूछा गया, सोयाबीन में यहां भी पूछा गया तीसरे नंबर पर, और रेपसीड और सरसों में आपका पहले नंबर पर है। अगला देखिए गन्ना उत्पादक जिले हैं बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं? झालावाड़ को। प्रधान, देखो संतरों यहाँ पे किन्नू है, ठीक है। प्रधान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY लागू हुई थी 13 जनवरी 2016 को। राजस्थान में कृषकों को अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति से, फसल के नुकसान और फसल की विफलता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है, केवल खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक बागवानी फसलों में। 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र % में था, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10 था, अभी 53.75 हो गया है। अगला देखिए सिंचाई सुविधा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल PMC किस कार्यक्रम का घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1/7/2015 से चल रही है। थीम है प्रति बूंद अधिक फसल, PMKSY इसका नाम है। कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? तो मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना है। कृषक सहायता योजना का उद्देश्य किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना क्या है? कृषक सहायता योजना का उद्देश्य है। कृत्रिम रेशम, जिसे हम टसर कहते हैं, कि विकसित क्षेत्र है, सेरिकल्चर कहते हैं रेशम को। उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा में क्या है? टसर बनती है। कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। क्या उगता है? कपास, ग्वार, सरसों, चना, गेहूं, गन्ना। सूक्ष्म पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में प्रमुख रबी फसल है गेहूं, सरसों। बाड़मेर, बलोतरा, फलौदी, जोधपुर में उगाई जाती है। 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर है। कौन सा? तो राजस्थान है। सूखे पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले वे कौन सी दो फसल है जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है? तो बाजरा है, जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं, और मूंग को ग्रीन ग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2023-24 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला, 15.66। अब यहाँ पर देखिए चार जो है ना वो क्षेत्र बनाए गए हैं जलवायु के आधार पर। तो 1A में सूक्ष्म उत्तर पश्चिमी मैदान आता है, 2A में आपका अंतर्प्रवाह सूक्ष्म प्रदेश आता है, 3A में आपका अर्ध सूक्ष्म पूर्वी मैदान आता है, और 4A में आपका उपाद्र दक्षिणी मैदान आता है। ठीक है। फसल है 22-23 में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, तो चावल सबसे ज्यादा बूंदी में हुआ था 22-23 में, बाजरा बाड़मेर में, जौ गंगानगर में, जीरा जोधपुर में। RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 किसमें है? बाजरे की। टॉपिक 15 शुरू होता है राजस्थान की जनगणना। अगला देखिए यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.66% है, 1041 क्षेत्रफल में है। अगला देखिए 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं, तो 2 जिले जैसलमेर और प्रतापगढ़, जहां पर 1 लाख मतलब 10 लाख संख्या नहीं है, 10 लाख भी नहीं है। 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं, यानी कि नगरीय जनसंख्या में तो डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का कितना % है? तो शहर में जो जनसंख्या रहती है 2011 के अकॉर्डिंग 24.9% और 75.1% आज भी गांव में रहती है, मतलब 2011 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो सबसे ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर में। कोटा में कितना? 60.31 था उस टाइम पर। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे ज्यादा है? डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा में, यानी कि शहरी जनसंख्या के मुकाबले ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 समान थी? तो जयपुर और जालोर में। जयपुर में कितनी थी? 26 है ना, 26 से 27% थी। वृद्धि दर सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रतिशत शताब्दी अंतर रही बाड़मेर में, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा में। बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7 थी। अगला देखिए 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। गंगानगर 10, झुंझुनू 11.7, पाली 11.7 और बूंदी 15.4। ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक रही, तो बाड़मेर और जैसलमेर में 32.5 बाड़मेर में और जैसलमेर में 31.8। अगला क्वेश्चन देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार आरोही क्रम में कम से ज्यादा की ओर लेके जाना है, तो जयपुर में 26.2%, बांसवाड़ा में 26.5 और जोधपुर में 27.8% थी। ठीक है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, कम से ज्यादा की तरफ। अगला है दशक बार वृद्धि दर 2001 से 11 में सबसे कम थी, तो श्रीगंगानगर और झुंझुनू में। अगला है 2001 से 11 में सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान की किस जिले में पाई जाती है? अलवर, दौसा और बारां में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में था। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या
शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 26.1 थी, यानी एसटी की तो 26.1 थी 2011 के अकॉर्डिंग, और एसटी वालों की यानी कि अनुसूचित जनजाति की 32.2% थी। अगला देखिए अधिकतम और न्यूनतम बताना है। बांसवाड़ा में, बीकानेर में क्या है जनसंख्या? अधिकतम बांसवाड़ा में है और न्यूनतम बीकानेर और नागौर में। 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, तो नागौर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर में। अगला है 2001 से 2011 जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन है? तो +35 का परिवर्तन आया। जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक है, तो सबसे पहला जयपुर में है 595 और दूसरा भरतपुर में है 503, क्योंकि द्वितीय पूछा था तो आपका भरतपुर हो जाएगा। तीसरा है दौसा में और चौथा है अलवर में। ठीक है, दौसा में 476, अलवर में 438 है। अगला देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार या जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78, तो दूसरा पूछा था तो आंसर के अकॉर्डिंग बीकानेर था। बाड़मेर तीसरे नंबर पर है, तो 92 है बाड़मेर में। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू में कितना कितना है? तो देखो 100 व्यक्ति भी नहीं रहते हैं बाड़मेर तक, है ना, यानी कि जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92 है, 100 से कम है। बाकी चूरू में 147 है। अगला है 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो जैसलमेर में 17 में। कई बार रिपीटेड है और ये आपका रीट में भी मुझे लगता है पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार यहाँ जिला है और बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष का। तो जिला बांसवाड़ा में कितने बच्चे हैं 0 से 6 साल के? 934, प्रतापगढ़ में 933, उदयपुर में 924 और भीलवाड़ा में 928। घटते हुए क्रम में था, ठीक है, घटते हुए क्रम में आप देखेंगे, घटते बढ़ते क्रम में है। अगला देखिए, सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग समूह वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा है। ठीक है, यानी ये लाइन से तो यहाँ पर आ जाएगा। अगला देखिए, शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था, तो बांसवाड़ा में शिशु लिंगानुपात ज्यादा है। कितना है? तो बांसवाड़ा में 934 है शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है, ग्रामीण में 928, 933 और 914 लिंगानुपात है। अगला देखिए, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था, उससे भी कम है, तो 3 जिले हैं, 12 चित्तौड़गढ़, जालौर। 912 से भी कम है यहाँ पे बच्चों का लिंगानुपात। अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात, यानी शहर के जो बच्चे अधिकतम नागौर में और धौलपुर में सबसे कम रहते हैं 841 और 907 बच्चे रहते हैं आपके 907 रहते हैं आपके किसमें? नागौर में। 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 888 था। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम धौलपुर में 841 और नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम है आपका किसमें? तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर में 807 है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात बताना था। ग्रामीण में 933 है, 933 आपका किसमें है? तो प्रतापगढ़ में। और 914 आपका किसमें है? तो आप बताइए कमेंट करके 914 किसमें है? नगरीय लिंगानुपात, नगरीय शहर है वो। ठीक है, अगला देखिए, औसत लिंगानुपात से एक क्वेश्चन रह गया। अधिकतम लिंगानुपात पाली, राजसमंद, डूंगरपुर में तो 994 है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में 841। औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं 928 से कम लिंगानुपात के 15 जिले हैं राजस्थान में और 928 से ज्यादा लिंगानुपात के 18 जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 है और सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में 841 है। याद रखिएगा 841 है ना। अगला देखिए, अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली तथा प्रतापगढ़ है। सही कथन बताना था, तो 2011 झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई थी। अगला है 2011 में कोटा जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी कितनी? 76.6%। 2011 में जयपुर में दूसरे नंबर पर साक्षरता दर थी 75.5%। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शहरी साक्षरता दर थी तो 79.7%, वो भी कोटा की, फिर जयपुर की। साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। 75% से अधिक साक्षरता वाले जिले कितने राजस्थान में? 2 ही है, कोटा और जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला साक्षरता 40% से कम वाले जिले हैं जैसलमेर 39.7%, जालौर 38.5%, सिरोही 39.7%, बाड़मेर 39.6%। साक्षरता दर 55% से कम वाले जिले हैं जालौर 54.3%, सिरोही में 55 पॉइंट कितना है? तो 3%। ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, अगला देखिए, पुरुष साक्षरता राजस्थान में है 79.2% है। महिला साक्षरता न्यूनतम राजस्थान में जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही में। 2 जिले जो कि ग्रामीण साक्षरता दर अधिक है और न्यूनतम है, तो सबसे ज्यादा झुंझुनू में है ग्रामीण साक्षरता दर, मतलब झुंझुनू का जो गांव के लोग है वो ज्यादा साक्षर है, और न्यूनतम सिरोही के लोग है। अगला है अनुसूचित जाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अंकित है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है। ठीक, अगला देखिए, साक्षरता दर सर्वाधिक वाला जिला है कोटा और जयपुर। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.83%। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, 17 ही लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है कहां पे? डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा में। 2001 से 11 के बीच राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर थी तो ग्रामीण में 19% थी, नगरीय में 29 थी और कुल मिलाकर 21.3% थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में बढ़ी और न्यूनतम जनसंख्या जिले जो है वो गंगानगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनगणना घनत्व की तुलना में कम था, तो बीकानेर, चूरू में कम था, है ना। अगला देखेंगे आप, अगला देखिए कितना है? बीकानेर में 78 है, चूरू में 147। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है ना। अगला देखिए, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 61.44 सॉरी। अगला देखेंगे, कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में 50% से ज्यादा के 3 जिले आई है। ठीक है, जिसमें 50% से ज्यादा है। उदयपुर में 49.71% है, 49.71 है। अगला टॉपिक शुरू होता है 16वां राजस्थान में परिवहन। तो चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परिवहन परियोजना का निर्माण राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 76 पर है। 7 जिलों से गुजरता है, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12। NH 27 इसका पुराना नाम था, हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टैंड ब्रिज किस
किस राष्ट्रीय कॉरिडोर गलियारा का हिस्सा है? तो पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर का, जिसे आज हम नेशनल हाईवे 76 कहते हैं, 7 जिलों से गुजरता है। अगला देखिए, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित लंबाई 31/12/22 तक। वर्तमान में तो 2025 में इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000 यानी 10,790 किलोमीटर है, लेकिन 31/12/22 में कितनी थी? तो 10,700 थी। ठीक है, अभी 90 बढ़ गई है, 90 किलोमीटर और बढ़ी है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों की सड़क लंबाई का सही अवरोही क्रम ज्यादा से कम है। तो ग्रामीण सड़कें हैं 2,03,618 किलोमीटर, उसके बाद राज्य राजमार्ग है 17,376 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें हैं 14,372 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग है 10,790 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड के शहर को जोड़ते हैं, लंबाई घटते हुए क्रम में बतानी है। तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई जुड़ता है 1419 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे लगता है 8 वाला। ठीक है, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर, चेन्नई से कोलकाता 1684 किलोमीटर, कोलकाता दिल्ली से 1453 किलोमीटर है। तो 3 सबसे ज्यादा है, सबसे पहले चेन्नई कोलकाता है, फिर 1453 वाला है, फिर 1419, 1290 वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का क्षेत्र में आते हैं चित्तौड़गढ़, जयपुर, किशनगढ़। NH 8 लगता है, कोटपुतली बहरोड से शुरू होता है, राजस्थान का सबसे व्यस्त हाईवे नेशनल हाईवे 80 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, संगरिया, संचोर, संथालपुर ग्रीनफील्ड्स एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, फलौदी और आपके बालोतरा से, है ना। 637 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगला है भवानी मंडी स्टेशन, राजस्थान की सीमा पर है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है और झालावाड़ जिला लगता है ये। शहर प्रस्तावित भटिंडा, अजमेर, ग्रीनफील्ड्स एक्सप्रेसवे सीधे लाभान्वित होते हैं। तो चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर और अजमेर। अगला है नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 NH 52 राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चूरू, सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा यानी 8 जिलों से गुजरता है। अगला है कथन है, दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई और अमृतसर, जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी रणनीतिक परियोजनाएं राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। कथन आर कहता है दोस्तों, ये कॉरिडोर परिवहन दक्षता को बढ़ावा देते हैं, यात्रा समय को कम करते हैं और सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है सड़क घनत्व, कुल क्षेत्रफल की प्रति 100 किलोमीटर में सड़क किलोमीटर है तो 92.66 है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1/10/1964 में। आदर्श वाक्य है, सुभाष पथाने संतु, आपकी यात्रा शुभ हो। मुख्यालय इसका जयपुर में है। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 है, पुरानी संख्या NH 15 है। जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है, जैसलमेर से फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से गुजरता है। अगला देखिए, राजस्थान रोड विजन 2025 किसने तैयार किया? तो लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया। प्रोजेक्ट चेतक मुख्यालय सड़क नेटवर्क विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया। तो बीकानेर पाकिस्तान से सटे जिलों में सड़क बनाने का काम है इसका। रेलवे मेट्रो सेवाओं से जुड़ा हुआ है। तो जयपुर 2015 में शुरू हुई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का प्रभाव है 2002 में गठन हुआ। मुख्यालय जयपुर में, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। 4 रेलवे जोन है, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां है? जयपुर में। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत हुई थी जून 2015 में। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई, उसका नाम था पिंक लाइन, 3 जून 2015 से शुरू हुई थी। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल है उदयपुर में, स्थापना 1965 में हुई। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल है। नाल एयरपोर्ट है बीकानेर में। कुलाना हवाई अड्डा या पट्टी है झालावाड़ में। रातानाडा हवाई अड्डा सेवाएं देता है जोधपुर में। डबोक हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, उदयपुर में है। समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा राजस्थान के जयपुर शहर से निकटतम है? तो कांडला, जिसको दीनदयाल भी बोलते हैं, अरब सागर में है। अरब सागर के आसपास है। राष्ट्रीय जलमार्ग 63 के संदर्भ में यह राजस्थान में लूनी नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 336 किलोमीटर है। उदयपुर को जैसलमेर से जोड़ेगा कौन? नेशनल वाटर मार्ग। ठीक है, 63 के बारे में। पूरा पश्चिम गलियारे का हिस्सा है NH 27 76 चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर को जोड़ता है। बढ़ते हैं अपने 17 टॉपिक की तरफ। इससे राजस्थान में पर्यटन से कितने क्वेश्चन बने थे वो देखिए। कह रहा उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही यानी कम से ज्यादा की ओर लेके जाना है। मरु उत्सव आपका जनवरी फरवरी जैसलमेर में मनाते हैं। मेवाड़ उत्सव आपका मार्च अप्रैल उदयपुर में। मारवाड़ उत्सव अक्टूबर में जोधपुर में और मत्स्य उत्सव आपका अक्टूबर से नवंबर में अलवर में मनता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, मेवात सर्किट में ब्रज क्षेत्र का हिस्सा आता है। पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया आमेर दुर्ग को। कहां पर है ये? जयपुर में है। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर यानी घोड़े के नाल की आकृति जैसा है, 12 जिले में है रामगढ़ क्रेटर। घोड़े के नाल की आकृति है, उल्का पिंड से बनी एकमात्र झील है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो 2025 में जनवरी बांसवाड़ा में मनाया गया और 2024 में फरवरी बांसवाड़ा में मनाया गया था। मत्स्य उत्सव आपका अलवर में मनाया जाता है। अलवर में है, कब मनाया जाता है? तो अभी यहाँ पे मैचिंग में पूछा गया था, अक्टूबर नवंबर के महीने में। अगला देखिए, राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है? इसका टाइगर रिजर्व था। अभी तक देखिए पर्यटन स्थल और जिला है गेटोर जयपुर में है, आहार म्यूजियम उदयपुर में, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, कर्ण महल जो है बीकानेर में। केला पानी पर्यटन स्थल आपका बांसवाड़ा में है। माउंट आबू और रणकपुर पर्यटन गोडवान सर्किट जालौर पाली सिरोही में है। पर्यटन स्थल अवस्थित है लोहागढ़ आपका भरतपुर में है, स्वर्णकोटी आपका टोंक में है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही में, केला देवी करौली में है। अगला देखिए, राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की गई? तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP। एक शाही रेलगाड़ी जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त परियोजना है, ये है आपकी पैलेस ऑन व्हील्स। अगला है 2024 में राजस्थान में आने जाने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या किस जिले में सबसे ज्यादा थी? तो सीकर और जयपुर में आए। पहले ज्यादा सीकर में आए फिर जयपुर में। श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास जो झील है वो है दूध तलाई झील। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार किस वर्ष शुरू हुई? 2007 में।
टॉपिक नंबर 18वां देखिए, पशुपालन से है। नस्ल और पशु पूछे गए। मारवाड़ी किसकी है? भेड़ की नस्ल है। मेवाड़ी ऊंट की है। मेवाती गाय की है और सूरती भैंस की है। नस्ल राजस्थान में कुल भेड़ आबादी का लगभग 45 से 50% हिस्सा है तो मारवाड़ी भेड़ का। भेड़ की कितनी नस्लें हैं? तो चोकला, सोनाड़ी, मगरा है ना, मगरा और क्या है, खेरी, पूगल और नाली है। पशुधन नस्ल है, उपनाम है। गिर रेंडा का है। थार पारकर मालानी का है। चोकला भेड़ का है। मगा जो है वो बकरी या फिर चक्री का है। सोनाड़ी जो है वो भेड़ का है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मैरिनो भी कहा जाता है तो वो है आपकी चोकला भेड़। राजस्थान में भेड़ को देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है तो वो है मालपुरी भेड़, टोंक और सवाई माधोपुर में मिलती है। अगला है मगरा, जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जानते थे, जिसे बीकानेरी चोकला और चक्री के नाम से भी जानते थे। नस्ल है तो भेड़ की है। तो देखो यहाँ पे मगा जो है वो बकरी की है, चक्री की नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है। ठीक है, चक्री किसकी है? भेड़ की, याद रखिएगा। 2020-21 में देश के कुल दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्या योगदान रहा? नए आंकड़ों में 2025 के अनुसार ऊन 47.98% है राजस्थान में और दूध 14.44% है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 14%। अब भारत में राजस्थान का प्रतिशत देखेंगे तो गाय का 7.24%, भैंस का 12.47% है, भेड़ का 10.64% है, बकरी का 14% है, ऊंट का 84.83% है, 43%। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 1983 में स्थापना हुई, जोहड़बीड़ में, बीकानेर के जोहड़बीड़ में है। अगला है दोस्तों 2019 के पशुधन गणना के अनुसार किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर में। नागौरी नस्ल की गाय मिलती है नागौर, बीकानेर और जोधपुर में। राजस्थान में गौवंश नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है राठी। पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गौवंश की नस्ल है राठी। मालवी गाय की नस्ल है झालावाड़, कोटा, उदयपुर में मिलती है। उत्पत्ति स्थल मालवा प्रदेश है, बांसवाड़ा में भी मिलती है। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा नस्ल है, गिर नस्ल की। गौवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं। बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा संचौर में है, कांकरेज में। अगला क्वेश्चन देखिए, गौवंश मालाड़ी नस्ल है, थारपारकर की। बाड़मेर इसका उत्पत्ति स्थल है, मालाड़ी क्षेत्र में, और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि ये कम बीमार पड़ती है, दूध ज्यादा देती है। जैसलमेर, जोधपुर में भी ये मिलती है। थारपारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र बाड़मेर है। पशु गणना 2019 के अनुसार पशुधन और भारत में राजस्थान का परसेंट है, बकरियां 14% है, भेड़ जो है वो 10.64% है, ऊंट 84-43 है और भैंसे 12-47। पशु गणना 2019 के अनुसार भारत के ऊंटों का राजस्थान में परसेंट है 84.43%। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन 1.66% की कमी दर्ज की गई। पशु गणना 2019 राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या 56.8 मिलियन है। पशु गणना 2019 राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला जयपुर, अलवर और भरतपुर में सबसे ज्यादा भैंसें मिलती है। ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, 1970 में शुरू हुआ। गुजरात के आनंद गांव से वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल राठी। पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, पहला यूपी का है। किसमें? तो देखो यहाँ पर पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई। राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में पहले स्थान पर है? तो बकरी, गधे और ऊंट में है। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना कब हुई? 2012 में, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, याद रखिएगा। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो बकरी, ऊंट और गधे में। अगला टॉपिक है ऊर्जा उत्पादन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में बात कही गई है। इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और क्या है, यहाँ पे रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 40% अनुदान का प्रावधान भी है। योजना पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था भी है। अगला क्वेश्चन आया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है तो 90,000 मेगावाट, जिसमें से कितना 65,000 गीगावाट सौर ऊर्जा होगी, 15,000 गीगावाट पवन हाइब्रिड ऊर्जा होगी और यहाँ पे 10,000 गीगावाट जो है वो जल भंडारण ऊर्जा होगी। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा राजस्थान के थार मरुस्थल में उपलब्ध है? तो पवन ऊर्जा है, बायोगैस है और सौर ऊर्जा भी है। यहाँ ज्वारीय ऊर्जा नहीं मिलती। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है। सौर ऊर्जा 65,000 गीगावाट है ना, और क्या है, देश में पहले स्थान पर है। सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय जल और बायोमास जो है वो उदाहरण है नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के। अगला है क्वेश्चन, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो ये है 125 जीवी यानी गीगावाट। हरित हाइड्रोजन 2000 किलो टन प्रति वर्ष भी है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 2000 किलो टन। कथन ए कह रहा है राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं है। कथन आर कह रहा है भड़ला सोलर पार्क 2225 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो ए और आर दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही है। ऊर्जा के स्रोत है और स्थान है तो पवन बिथड़ी फलौदी में है, जल विद्युत अनुगढ़ में, सौर जो है मीनावली में है और प्राकृतिक गैस अंता में, अंता कहाँ है? 12 में। सोलर पार्क से संबंध जगह है पूगल बीकानेर में और नोक आपकी फलौदी में है। अगला देखिए, सोलर पार्क या कुल उत्पादन क्षमता फलौदी पोखरण में 750 मेगावाट उत्पादन होता है। बुढ़ाना अभी मैंने आपको बताया था बुढ़ाना कहां पर है। बुढ़ाना में कितना होता है? 2000 मेगावाट और नोखा में 925 मेगावाट और पुगल में 2450 मेगावाट। पुगल कहां है? तो बीकानेर में। अगला देखिए, जैसलमेर के सोड़ा तथा आकल में किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा के स्थल हैं आपके फलौदी, हर्षनाथ और खोड़ल।
अगला है पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है अंता 12 में, अंता बिगम परियोजना विद्युत परियोजना 12 में है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कितने जिलों से है? तो 6 पश्चिम राजस्थान के जिले में है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, अजमेर। अक्षय ऊर्जा मजबूत करने के लिए ये चलाया जा रहा है कौन? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। हरित ऊर्जा गलियारा सौर एवं पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन के लिए है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा है? तो 150 यूनिट राजस्थान के जो घरेलू उपभोक्ता है उनको फ्री यूनिट मिलेगी 2000 इस वाले बजट से। राजस्थान में विद्युत के स्रोत हैं तो कुल उत्पादन का परसेंट बढ़ते क्रम में गैस आधारित विद्युत है, फिर जल विद्युत है, पवन विद्युत है, तापीय विद्युत है। सबसे ज्यादा तापीय विद्युत से निकलती है बिजली। कुसुम योजना क्या है? सौर ऊर्जा के लिए, सोलर पार्क है बड़ला फतेहगढ़ में, पवन ऊर्जा पार्क है आपका देवगढ़ सोड़ा जैसलमेर में। लास्ट टॉपिक है ये सूखा अकाल आपदा से कौन से क्वेश्चन बने थे? टोटल एग्जाम के मिला के बहुत कम क्वेश्चन, मुश्किल से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने थे। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास से जुड़ा है? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, राजसमंद। 2005-6 में ये जो मगरा क्षेत्र है ना शुरू किया गया 5 जिलों में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? तो अलवर, भरतपुर में, और ये 1987 से शुरू हुआ है। राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति, कृषि वर्ष, प्रभावित जिलों की संख्या, प्रभावित जनसंख्या लाख में 21-22 में 10 जिले प्रभावित हुए थे, 74.28 जनसंख्या प्रभावित हुई थी। 2020-21 में जब अकाल आया तो 6 जिले हुए, और 2023-24 में 13 जिले हुए, और 2022-23 में एक ही जिला हुआ था। सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार हुई तो ढोलपुर और भरतपुर में 8 वर्ष में एक ही बार हुई है। 3 साल में एक बार सूखा पड़ा है जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही में। अंतिम क्वेश्चन है कृषि वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कितने जिले अकाल अभाव से प्रभावित हुए थे? तो 13 जिले। तो एक क्वेश्चन यहीं से उठ के पूछा गया। तो दोस्तों ये था वो सारे भूगोल के क्वेश्चन जो अभी राजस्थान के 2025 के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए उनमें ये पूछे गए थे। लगभग हमने 20 टॉपिक कवर किए। यहाँ पे आपने देखा कि अंतिम 20 टॉपिक था, और इन 20 टॉपिक के माध्यम से मैंने आपके साथ लगभग 1.5 घंटे की इस क्लास में कवर किए हैं काफी सारे क्वेश्चंस। मतलब मैंने गिने नहीं है, बट हाँ एक टॉपिक में अगर 50 क्वेश्चन थे तो आप 20 क्वेश्चन में 20 टॉपिक में भी लगा सकते हैं। सबसे छोटा टॉपिक ये था जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इस टॉपिक से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपके साथ में इतने सारे क्वेश्चन किए हैं कि रीट मेंस लेवल 1 में जो बच्चे बैठने वाले हैं ना उनके लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट होनी चाहिए अगर आपने 1-2 बार क्लास कर लिया है। फिलहाल आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल अवनी स्टडी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ कम समय में और भी ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ।